अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। छुट्टी कैसी गुजर रही है पाकिस्तानियों? कोई जागा हुआ है आज हमें देखने के लिए, क्योंकि इतनी सडन जब एकदम से छुट्टी मिल जाती है तो ऑब्वियसली फिर लोगों के सारे प्लान्स जरा डिले पे चले जाते हैं। बट बच्चे तो बहुत खुश हैं। वो कल रात जैसे ही छुट्टी का उन्हें पता लगा वो जोशो खरोश में नारे लगा रहे थे। हाँ। और आज के दिन को लुक फॉरवर्ड कर रहे थे और दुआएं कर रहे थे। बट यू नो एट द सेम टाइम यू आल्सो हैव टू लुक इनटू द फैक्ट कि अचानक से इस तरह किसने सोचा होगा रात 8 बजे या 7:30 बजे या 6:45 बजे किसी को ख्याल आया? तो बता दें कि छुट्टी क्यों दी गई है। आज आपको याद दिला दें कि इट्स 28 ऑफ मई और आज पाकिस्तान यौम तकबीर मना रहा है। और ये आपको याद दिला दें कि 26 साल पहले आज ही के दिन दुनिया के सामने साबित किया था कि हम एटमी कुव्वत हैं और इस मुल्क का दिफा नाकाबिले तस्खीर है। 28 मई 1998 का दिन ऐसे ही नहीं आ गया था। बाय द वे कई दिहाइयों की जनाब इसमें मेहनत है, सर्टनली कई लोगों की कुर्बानियां हैं, मुसलसल कोशिश की गई पाकिस्तान की तरफ से, शबाना रोज मेहनत की गई जिसके बाद मुल्क हमारा इस्लामी दुनिया का पहला एटमी कुव्वत हासिल करने वाला मुल्क बना। और जो मिलेनियल्स हैं ना हुआ ग्रोइंग अप इन 90s, उनके लिए तो बहुत ही नॉस्टैल्जिक दिन है बिकॉज एक इनग्रेव हो जाती है ना आपके जहन में ये मेमोरी एज अ बच्चा। वो बड़ा यूनिक एक्सपीरियंस होता है कि उस वी आर टॉकिंग अबाउट दैट टाइम दैट ईयर। और जिस जिसको वो दिन याद हो उसको बिल्कुल ये भी याद होगा कि जब उसको ये खबर मिली तो वो क्या कर रहे थे, कहाँ थे, बिकॉज दिस वाज अ मेगा न्यूज एट दैट टाइम। लेकिन वज़ीर आज़म का क्या कहना है जरा ये। और पता है क्या उस वक्त वो जो कैफियत थी ना, चाहे बड़े हों बूढ़े हों बच्चे हों, हम तो बच्चे थे तो हमें याद है एग्जैक्टली वो दिन वो वक्त याद है। वो बयान आज अल्फाज में नहीं की जा सकती बिकॉज इट वाज एन अदर फीलिंग ऑल टुगेदर। अच्छा, जरा इसी मेहनत के बारे में बाय द वे मौजूदा वजीर आजम क्या कह रहे हैं, क्या कहते हैं, ये देखें। जौहरी कुव्वत बन सकते हैं तो माशी क्यों नहीं बन सकते? इसके लिए हमें दिन रात एक करना होगा। नाउ इट्स ऑल अप टू अस। आपकी खिदमत में मैं दरख्वास्त गुजार हूँ कि आएँ, एक कौम बन जाएं और दिन रात मेहनत करें, शबाना रोज़ मेहनत करें, खून पसीना बहाएं, एटमी ताकत की तरह पाकिस्तान को एक माशी खुशहाली तरक्की का एक एटमी मुल्क बना दें। इस वक्त हालत क्या है हमारी कि वफाकी हुकूमत यानी जो बुनियादी जो हमारी जो जिम्मेदारियाँ हैं अदा करने के बाद एक धेला नहीं बचता कि हम तरक्की और खुशहाली के प्रोग्रामों को अपना उनको पर अमल करें। अमल करना तो दूर की बात है, उनको कंसीव नहीं कर सकते। खुशहाली और तरक्की हर तरफ फैलेगी, उसके लिए कुर्बानी, मेहनत, मेहनत और मेहनत। ये कठिन सफ़र है। तो अगर हमने तरक्की और खुशहाली की महक बाग की तरह पाकिस्तान के बाग में हमने पहुँचानी है तो कांटों का रास्ते से गुजरना होगा। उसके अलावा कोई जादू टूना जो है वो काम नहीं दे सकता। अच्छा, अब वज़ीर आज़म के प्लान्स भी बहुत अच्छे हैं, इनका विजन जिस तरह वो बयान कर रहे थे वो भी बहुत अच्छा है, सबको उन्होंने साथ लेकर चलने की बात की। लेकिन हाल ये है बाय द वे, जस्ट बाय द वे, कि अमली तस्वीर जो है ना इन मामलात के बिल्कुल उलट है। जब वर्किंग डे कल ख़त्म हुआ तो अचानक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के ज़रिए एक मुल्क की छुट्टी का ऐलान कर दिया गया। I don't know if somebody had taken into consideration कि इसका मईशत पर क्या असर पड़ेगा। For a moment there was a sense of panic क्योंकि सारे एक दूसरे पूछ रहे थे कि भाई छुट्टी है कि नहीं छुट्टी। And fake news as well कि यार अचानक कैसे हो सकता है। मतलब यौम तकबीर हम सबके लिए बहुत अहम है और हम सब इसको मनाते आए हैं। तो लिहाजा आपको ये बता दें कि जब ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आया, छुट्टी का ऐलान हो गया, तो वफाकी हुकूमत के बाद एक एक करके तमाम सूबों ने भी आम तातील का ऐलान कर दिया। मैट्रिक इंटर के पर्चे जो पहले ही ताखीर से चल रहे थे वो मनसूख, यूनिवर्सिटियों के भी एग्ज़ाम, एंट्री एग्ज़ाम, टेस्ट वगैरह मनसूख हो गए। तालीमी इदारे तो चलें बदकिस्मती से सबसे आसान हदफ होते हैं, लेकिन सिर्फ यही नहीं, अवामी खिदमत के लिए कायम सरकारी दफातर बंद, अफसर लोगों की छुट्टी, अदालतें बंद, इलेक्शन कमीशन, नैब बंद, निजी दफातर बंद, बैंक बंद, स्टॉक मार्केट भी बंद।
मतलब आप एक मुल्क को स्टैंड स्टिल पे ले आए एक दिन को मनाने के लिए, ऑल्दो उसकी जो स्पिरिट थी वो बिल्कुल इससे ऑपोजिट थी। बिल्कुल हम आगे ही बढ़ना चाहते थे, मुल्क को स्टैंड स्टिल पे नहीं लाना चाहते थे। वज़ीर आज़म अपने अल्फाज में खुद ये कह रहे हैं कि जब हम ये कर सकते हैं तो हम आगे भी बढ़ सकते हैं, हम माशी कुव्वत भी बन सकते हैं। तो सर ये इंडिकेशन नहीं है आगे बढ़ने की, सॉरी, कि आप एक शाम के वक्त आप एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर देके के मुल्क को स्टॉप करवा दें। You know, and then you just wonder कि what is the thought process and who is running the show to be precise, कि अचानक से किसके जहन में आया होगा कि यार अब कल है 28 मई, जिसके भी जहन में आया हो, मान कैसे गए and it got implemented too. So किसी बहुत ही किसी 2-4 मेरा ख्याल है कि लोगों ये भी की शायद इत्तेफाक़े राय के बाद ये फैसला हुआ है या किसी एक का आइडिया था, whatever it is। वो जो वर्ड जो कि मैंने रिसेंटली सुना 24/7 शबाना रोज, मुझे नहीं पता था एक्चुअली इसका क्या मतलब है, लेकिन वजीर आजम तो बार बार हर स्पीच में तो रात को भी शबाना रोज 24/7 ये कहते रहते हैं। हाँ। तो ये उसके डायरेक्टली ऑपोजिट अमल है जो आज हम देख रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि काबीना डिवीजन की वेबसाइट के मुताबिक हफ्तावार कौमी दिन, मजहबी त्योहार की फिक्स छुट्टियां मिलाकर साल में 120 दिन वैसे ही काम बंद होता है। और जो वर्किंग डे बचते हैं वो भी कम ही बचते हैं, और इस साल में अब तक इलेक्शन भी हुआ है तो उसकी छुट्टी हुई है। गैर मुल्की मेहमानों की दौरों वगैरह की मद में भी आपको पता है इजाफी छुट्टियां ऑलरेडी हुई हैं। हालांकि ये वाला भी एक पॉइंट है जिसपे बार बार हमें जोर देना चाहिए कि कोई मेहमान आए मुल्क बंद कर दो। एक दिन की छुट्टी से प्रोडक्टिविटी की मद में कौमी जीडीपी को 1 से 2% का नुकसान होता है, जो 100 अरब रुपयों से ज्यादा है। आप सोचिए कि द होल बैंकिंग सेक्टर इज क्लोज्ड, स्टॉक मार्केट इज क्लोज्ड, द फैक्ट्रीज आर क्लोज्ड। टैक्स की मद में कौमी खजाना अरबों रुपए के रेवेन्यू से महरूम होता है। लवली। और टैक्स टारगेट ऑब्वियसली वो भी शॉर्ट होता है, और वो भी इन हालात में जब मईशत जो है चले वेंटिलेटर पे नहीं, सेहतमंद भी नहीं है। So we are not in a very luxury position to be able to afford this. So yeah, this is the reality, and this reality is exactly opposite to what our vision should be and what we should do in the सेलिब्रेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर डे, क्योंकि हमने बहुत बड़ा माइलस्टोन एज अ कॉम, एज अ नेशन 1998 में अचीव किया। आपको याद दिला देते हैं कि सिर्फ 2 दिन पहले ही वजारत पावर और सुई सदन हुकाम ने बताया था कि बिजली गैस की खपत बहुत कम हो चुकी है, जिसे माशी सुस्त रवि का इशारा माना जाता है। तो ये चीजें भी साथ साथ चल रही हैं, लेकिन ऑफ कोर्स हम छुट्टी मनाएंगे। अच्छा, वैसे वो भी एक अलग गेम है। मैं कहता हूं कि अगर किसी को उलझाना हो ना तो बिजली वाला सिस्टम समझाने बिठा दें कि खपत हमारी इतनी कम हो गई है लेकिन शॉर्टफॉल हमारा फिर भी खत्म नहीं होता। मतलब खपत पहले ही ये रोना है कि हम तो ज़्यादा कैपेसिटी है हमारी, ज़्यादा बिजली जनरेट कर सकते हैं और हम उसकी कैपेसिटी पेमेंट्स भर रहे होते हैं, लेकिन जब हमें एक्चुअल ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है तब भी हमारा शॉर्टफॉल चल रहा है। सो दिस इज ऑल्सो द वियर्ड रियलिटीज। खैर अब चीफ एग्जीक्यूटिव वैसे मुल्क का वज़ीर आज़म जिसे कहते हैं नेशनल हॉलिडे डिक्लेयर करने का इख्तियार रखता है, और उन्हीं के ऑर्डर पर काबीना डिवीजन नोटिफिकेशन दे सकता है। सूबे अपनी हुदूद और इदारों तक इसके पाबंद नहीं होते, लेकिन आमतौर पर इसे फॉलो ही किया जाता है, और वज़ीर आज़म और वज़रा आला के पास इतना अहम इख्तियार है तो उम्मीद हम यही रखते हैं या रखी जानी चाहिए एटलीस्ट कि वो सब इंफॉर्मेशन और जो फैक्ट्स हैं वो सामने रखते हुए ये फैसला करेंगे। साइड इफेक्ट्स जो इसके होते हैं उसको भी सामने रखें ना। पूरी देयर इज अ होल मैथमेटिकल इक्वेशन ओवर देयर। तो आप खुद ही देख लें कि एक छुट्टी ऑन अ व्हिम अगर डिसाइड की जाए कि चलो आज छुट्टी कर देते हैं तो उसका क्या असर पड़ता है मुल्क पे। अच्छा, तो छुट्टी तो एक तरफ बच्चे एंजॉय कर लेंगे, लेकिन व्हाट आर वी डूइंग। यहाँ पे मैं आपको बताऊं, यहाँ पे शायद आपको लग रहा होगा कि जनाब आज के दिन तो जाहिर है बड़ा अहम दिन है, एज ए नेशन हमारे लिए बड़ा अहम दिन है, लेकिन हम उसकी भी बात कर चुके हैं, बड़ी तफसील से बात कर चुके हैं, हमने विजुअल्स भी दिखाए, हमने अपने एहसास फीलिंग्स भी आप तक पहुंचाई कि व्हेन वी वर ग्रोइंग अप एंड दिस वाज माइलस्टोन दैट वी एज ए नेशन अचीव्ड, और क्या हमारा जैसे कहते हैं ना कई से खून में इजाफा हो गया, ये वो दिन था। और आज भी हम याद करते हैं तो हमारे लिटरली कोई उस वक्त के विजुअल देखें तो आपके रोंगटे खड़े आपको महसूस होते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम आई एम नॉट अगेंस्ट छुट्टी आल्सो दिस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि दिस इज एट द सेम टाइम कि हमें उस जोश और बलबले को मजीद काम करने के लिए इस्तेमाल करना है एज नेशन। ये हमें आज के दिन पैगाम देना चाहिए था। खुरम शहजाद मौशी तज्जियाकार हैं, उनसे जरा बात करते हैं। अच्छा खुरम, सबसे पहले तो एक बात बता दें कि ये छुट्टी जो दी जाती है इसके पीछे
आपको क्या लगता है कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? क्योंकि अगर अवाम को आप देखें, आप लोगों को देख लें, दफ्तर जाने वाले स्टूडेंट्स को देख लें, यूनिवर्सिटी, जिसका जो काम होता है वो घर बैठ के कर क्या रहा होता है, मतलब वो मुल्क के लिए तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, उसको क्या इस बात से खुशी होगी कि आज हम लिटरली ये तो खुरम की जाती राय हो सकती है, बिकॉज़ वो हमें आदात के बारे में जरा एग्जैक्टली बता सकते हैं कि कितना नुकसान होगा। चलें ये भी बता दें। पहले तो आप दोनों को यौम तकबीर मुबारक, क्योंकि बिल्कुल जवाब दे दें। जी पहले तो आप दोनों को यौम तकबीर मुबारक, और क्योंकि ऑफ कोर्स एक बड़ा दिन है और इस दिन हमने न्यूक्लियर डिटरेंस क्रिएट की, और इसलिए आम दिन है, आपने बहुत अच्छी बात की है। और इसके अलावा क्योंकि मैं भी ये कहूँगा कि न्यूक्लियर डिटरेंस इसलिए हमने की क्योंकि पीस जो होता है वो आपके जो है डिटरेंस से क्रिएट होता है, ना कि सिर्फ बातों से क्रिएट हो। नंबर 1। अब मैं सेकंड बात ये कहना चाहता हूँ, देखें, छुट्टी का होना और एक अहम दिन का होना ये दो अलग चीजें हैं। क्योंकि अगर आप छुट्टी देते हैं तो उस पर डेफिनेटली जो है एक कॉम्प्रोमाइज ये होता है कि आपका जो मईशी जो मईशत चलती है, मईशत का पहिया चलता है, वो उस दिन रुकता है। और ये एडिशनल छुट्टी की मैं बात कर रहा हूँ। मैं अगर आप कैलकुलेट करें, बड़ी बेसिक सी कैलकुलेशन है कि आपकी इकोनॉमी का जो साइज है वो इस वक्त लास्ट ईयर का जो आया है 375 अरब डॉलर है। और अगर आप ये देखें कि हमारे यहाँ नेशनल हॉलीडेज कितनी होती हैं और हमारे यहाँ संडेज कितने होते हैं, हम बल्कि संडे तो पूरी दुनिया में होते हैं डेफिनेटली, और ये जो हफ्ते के दिन होते हैं इसमें भी हम जो सैटरडे का डे होता है इसमें भी हम जो है आधे लोग काम करते हैं, आधे नहीं करते जी। तो अगर आप टोटल ये देखें कि हम कितनी छुट्टियां करते हैं साल में और रीजन में कितनी होती हैं, तो हम जो है रफली मैंने कैलकुलेट किया कि हम तकरीबन नेशनल हॉलीडेज हमारी कोई 7-8 हैं रफली, जिसमें पाकिस्तान डे, नेशनल डे आपका है, फिर कश्मीर डे है, लेबर डे है, इकबाल डे है, इट गोज ऑन। उसके अलावा आप ईद की छुट्टियां डाल दें 7-8, फिर रमजान में आपके बैंक्स भी कुछ बंद होते हैं, कुछ ईयर एंड पे बंद होते हैं, जिससे फाइनेंशियल सेक्टर बंद होता है तो कॉर्पोरेट सेक्टर नहीं चलता। तो 25 मैंने कैलकुलेट किया रफली, कोई 22 से 25 ऐसी जिसमें मुहर्रम के दिन भी आते हैं, और टोटल 120 बनती हैं साल में, जो हम टोटल 120 दिन बंद रहते हैं। चले, मैं तो ये कहता हूँ कि 100 दिन आप लगा लें, क्योंकि वो हफ्ते के दिन भी डाल दें आधे और आधे डाल दें, आधे संडे डाल दें, 100 दिन का इम्पैक्ट जो होता है वो तो हम हटा दें, तो 200 दिन अगर हम 280 दिन डाल दें लेट से साल के, तो हमारा जो इम्पैक्ट बनता है 1.1 बिलियन डॉलर से लेकर 1.3 बिलियन डॉलर डेली का बनता है, यानी कि एक दिन का इम्पैक्ट। अच्छा, ये इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये बनता है आम एक दिन अगर आप बंद हो तो ये इम्पैक्ट होता है, और इससे बड़ा इम्पैक्ट उस वक्त होता है जब आप अचानक बंद करते हैं, यानी कि आप क्लोज ऑफ बिजनेस डे के बाद अगर कोई डिसीजन लेते हैं तो उसका इम्पैक्ट इससे डबल होता है। उसकी वजह क्या है मैं आपको बताता हूँ कि बहुत सारे बिजनेसेस, बहुत सारी इंडस्ट्रीज, बहुत सारे कॉर्पोरेट्स, बहुत सारे इंडिविजुअल्स, बिजनेसेस, ये सारे प्लान कर लेते हैं अगला दिन। जब आप अगला दिन प्लान कर लेते हैं कि हमने अगले दिन ये मीटिंग्स करनी है, ये एक्टिविटी होगी, ये सब कुछ होगा, और अचानक से कोई चीज आती है, और वैसे भी आप देखें हमारी जो इकोनॉमी है, हम बहुत मुश्किल से दोबारा पैरों पे खड़े होना हम 1.3 बिलियन जो है वो पर डे के हिसाब से हम लोग लूज आउट करते हैं, और अगर हमने रफली डिसाइड किया कि 100 छुट्टियां हमारी साल में बन रही हैं। और पता है क्या, ये किसी खास छुट्टी के हम खिलाफ नहीं है, लेकिन अचानक से एक वर्किंग डे क्लोज होने के बाद जब छुट्टी दी जाती है तो उसका ज्यादा इम्पैक्ट होता है मईशत पर। लेकिन एट द सेम टाइम आज हम सेलिब्रेट भी करेंगे क्योंकि आज का दिन अहम है, और आज के दिन हमने एटमी क़ुव्वत हासिल की थी, खित्ते में एक बैलेंस क्रिएट हुआ था। नहीं तो आपको पता ही है भारत के अंदर जो सूरत हाल है, जितनी पोलराइजेशन है, जितनी नफरत है पर्टिकुलरली मुसलमानों के ख़िलाफ़, अगर ये बैलेंस ना होता तो वो पाकिस्तान के साथ क्या कुछ कर चुका होता आज तक। सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब PMLN से हमारे साथ मौजूद हैं। सर्टनली इरफान साहब, एक अहम दिन और इसका सहरा तारीख़ में बहुत सारे लोगों को जाता है, और एट द सेम टाइम मियां नवाज शरीफ जो उस वक्त के वज़ीर आज़म थे, जिन्होंने बहुत सारा दुनिया का प्रेशर हैंडल किया, डील किया, लेकिन फिर भी ये इक़दाम उठाया। आपसे तो उनका बहुत ही करीबी ताल्लुक़ है, क्या मेमोरीज शेयर करते हैं वो आपसे इस दिन को लेके? जी बहुत शुक्रिया हुमा और अब्दुल्ला, ये वाकई बड़ा हमारी तारीख का अहम दिन है, क्योंकि पाकिस्तान को अपनी तख्लीक से ही, इब्तदा से ही दिफाई हवाले से, अपनी सलामती के हवाले से मसाइल दरपेश रहे हैं, अपने एक जारहाना मिजाज पड़ोसी की वजह से।
तो ये मुझे याद है, मैं उन दिनों मरहूम सदर रफीक तारड़ साहब के साथ होता था, प्रेस सेक्रेटरी के तौर पर मैं काम कर रहा था उनसे। तो मियां साहब गालबन किसी बैरूनी मुल्क के दौरे पे थे जब भारत में धमाके किए, और वो जब वापस आए तो बराह रास्त ऐवान सदर आ गए और रफीक तारड़ साहब से उन्होंने मुलाकात की, कोई 10-15-20 मिनट की मुलाकात हुई। और जब वो चले गए तो मेरा अच्छी उनसे तारड़ साहब से बहुत अच्छा मेरा एक ताल्लुक था ज़ाती नौइयत का। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी कि क्या वज़ीर आज़म साहब क्या कह रहे हैं आप भारतीय धमाकों के हवाले से? तो उन्होंने कहा कि आप किसी से अभी ये शेयर ना कीजिएगा, बट वी हैव डिसाइडेड कि हम जवाब देंगे इसका और पाकिस्तान की एटमी कुव्वत जो है उसका इजहार करेंगे। तो ये जो कहानियां बनती हैं कि जी मियां साहब चाहते नहीं थे या उस पर दबाव डाला गया या किसी और तरफ से कहा गया, चाहे एक और चीज जो मियां साहब ने खुद मुझसे किसी वक्त शेयर की थी, और अब तो खैर वो कोई इतना बड़ा राज भी नहीं रह गई, कि उनको जो अपने मुसल्लह अफवाज के सरबराहान थे उनकी तरफ से भरपूर हिमायत सिर्फ एयर चीफ की तरफ से मिली। जहांगीर करामत जो थे वो तजब्बुर में थे जी कि इसके बड़े कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं, आप खुद सोच लें, समझ लें, यानी फुल्ली सपोर्ट नहीं किया उन्होंने। सो वाज द केस ऑफ नेवल चीफ। तो एक भरपूर जो हिमायत उन्हें मिली थी वो सिर्फ एयरफोर्स के चीफ से मिली थी, और खुद काबीना के अंदर भी बाद सीनियर लोग जो थे वो तजब्बुर का शिकार थे और वो कह रहे थे जी कि इसके बड़े संगीन बंदे। बाज़ लोग तो पाकिस्तान छोड़ के भी चले गए थे। शेख रशीद ऑन रिकॉर्ड हैं कि वो मुल्क छोड़ के चले गए थे, उन्हें लग रहा था पता नहीं बम फट जाएगा मुल्क में। जी जी। तो एनी हो, ये वजीर आजम नवाज शरीफ की डिटर्मिनेशन थी। फिर ये कहानियां भी अब कहानियां तो नहीं है बल्कि हकायक हैं, अब पूरी तरह सामने आ गए हैं कि किस किस मुल्क का कितना दबाव था। अब ये जो हाल ही में एक साइफर का मामला चला और उसको लहराया गया, तो मैं उस दिन भी सोच रहा था कि अगर हमारे रिकॉर्ड में पड़े हुए इस तरह के साइफर और इस तरह की स्टेटमेंट्स और इस तरह की धमकियां निकाल के हम बाहर लाएं तो पता नहीं क्या एक समा पैदा हो जाए, जो उस वक्त खास तौर पर मियां साहब से हुआ। एक सरबराह के 4-4, 5-5 फोन आए, फिर तरगीब का भी एक अमल शुरू हुआ जी कि आपको इतने $5 अरब दे रहे हैं और आपको मजीद मदद करेंगे, आप ये ना करें। लेकिन एक लम्हे के लिए भी मैंने नहीं महसूस किया कि वज़ीर आज़म या सदर मुमलकत के तजब्बुर का भी दूसरी सोच थी कि हाँ इसको भी और कर लेते हैं, इसको भी सोच लेते हैं। तो और फिर ये है कि पूरी कौम ने, मीडिया ने, अवामुन्नास ने इसका भरपूर साथ दिया। और हुमा और अब्दुल्ला, आप ये भी देखिए कि उसके बाद से अब इस बात को, ये 1998 की बात है, तो आप गिन लीजिए कि तकरीबन 30 साल से ऊपर का अरसा हो गया है, और इसमें बड़े नशेब फराज भी आए हैं हमारे पड़ोसी के साथ जो ताल्लुकात की नौइयत रही है। अभी जो इरफान साहब, लेकिन अभी हम इससे पहले भी आप देख रहे होंगे शो, एक हम डिस्कशन कर रहे थे छुट्टियों के हवाले से कि मुल्क में कितनी छुट्टियां होती हैं और उसकी वजह से मुल्क को उसका नुकसान कितना होता है। अब इस दिन को ही अगर हम मद्देनजर रखें, यौम तकबीर, पिछले बहुत सालों से जब से ये हुआ है, इस दिन पे रैलियां निकलती हैं, स्पीचेस होती हैं, कमेमोरेट किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है, बहुत कुछ किया जाता है, लेकिन आम तातील कभी पहले अनाउंस इस तरह नहीं हुई। इसका मकसद पीछे आप बता देंगे कि ये अचानक से एकदम से ये फैसला कैसे हुआ कि आज पूरे मुल्क को छुट्टी होनी चाहिए और शबाना रोज मेहनत करनी है? चलिए माजी तो छोड़िए, शबाना रोज मेहनत करनी है तो हमें तो काम वर्किंग डे चाहिए ना उसके लिए। सर जी, एक दिन तो गया। देखिए हुमा, आपने कितने फ्लो में कितनी अच्छी मुस्बत तामीरी सी बातें हो रही थी। आप कहाँ से चागी के पहाड़ से नीचे आपने डलवान में ले आए मुझे, और छुट्टी पे अब बात करना पड़ रही है मुझे। मैं जाती तौर पे छुट्टियों का तो बहुत ज्यादा कायल नहीं हूँ, और मुझे याद है आप दोनों के लिए बड़े अचंभे की खबर होगी कि मैंने शादी पे एक छुट्टी दी थी, शादी वाले दिन। तो मैं छुट्टियां बिल्कुल पसंद नहीं करता, और मैं अब भी जब छुट्टियां भी होती हैं तो मैं
उमूमन ऑफिस में पाया जाता हूँ और मेरा स्टाफ मुझसे नाराज रहता है। ये कोई बहुत अच्छी रिवायत नहीं है, लेकिन वज़ीर आज़म ने एक फैसला किया होगा मौजूदा सियासी फजा के अंदर कि हम इस दिन को ज्यादा, शायद वो छुट्टी ना करते तो आप इस पहलू को डिस्कस ना कर रहे होते या कुछ और होता। लेकिन बहरहाल मैं, अगर मुझसे पूछ रही हैं तो मैं जाती तौर पे इस तरह की छुट्टियों के, सर आप तो इसके फैन नहीं हैं, आप इसके कायल भी नहीं हैं, आप चाहते भी नहीं हैं, लेकिन आपके इल्म में है कि अचानक कल किसके जहन में आया आफ्टर द क्लोजर ऑफ द वर्किंग डे कि कल छुट्टी, यानी आज छुट्टी होनी चाहिए? डू यू हैव एनी आइडिया? मतलब बच्चों के पेपर्स भी मुतासिर हुए, बड़े स्केड्यूल्स आगे पीछे हुए, हम वैसे ही समझना चाहते बिकॉज ऑब्वियसली यू आर क्लोज टू द कॉरिडोर्स ऑफ पावर। ये फैसला किसका था और क्यों? मैं हुमा, ये जो आज ही का दिन है और इसमें इलेक्शन भी हो रहे हैं PMLN के प्रेसिडेंट के, तो मैं तो लाहौर में हूँ, ये फैसला तो इस्लामाबाद में हुआ और मैं बहरहाल इसमें शरीक नहीं हूँ कि आप दोनों के कटहरे में खड़ा होकर इसकी कुछ तौजीह करूँ या वजाहत करूँ। और मैं वाकई नहीं समझ रहा, मैंने अपनी जाती राय पेश कर दी कि मैं छुट्टियों का कायल नहीं हूँ, और ख़ास तौर पे इस तरह एक छुट्टी आ जाए, अगर 2-4 दिन पहले अनाउंस हो जाए तो आप लोग भी प्लान कर लेंगे, मैं भी प्लान कर लूँगा, बच्चे भी प्लान कर लेंगे। लेकिन इम्तहानात का मौसम है और बच्चों की जब पेपर एक आगे पीछे हो जाते हैं, तो मैं खुद पढ़ाता रहा हूँ कॉलेज में, मैं जानता हूँ कि वो कितनी डिस्टर्बेंस हो जाती है। बिल्कुल, तो मेरा ख्याल है कि आपसे बेहतर तो कोई नुमाइंदा हो नहीं सकता ये बात वज़ीर आज़म या साबिक वज़ीर आज़म तक पहुँचाने के लिए कि you know these things do not look good and ये मुल्क की मईशत के लिए और ओवरऑल सब के लिए बेहतर नहीं है। दिन को मनाना हम सब के लिए बहुत अहम है, वो हम सेलिब्रेट पहले भी करते रहे हैं, आज भी करेंगे। सो आपको यौम तकबीर मुबारक हो for being with us this morning। तो ये लें जी, पता करने की हम कोशिश कर रहे थे कि ठीक है दिन तो मनाया जा रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है, नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन छुट्टी वाला मामला कुछ समझ नहीं आई। इन एनी केस इस वक्त हम भी ले रहे हैं एक ब्रेक छोटी सी, बट ये छोटी मुख्तसर छुट्टी हम वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक। ओके, बस अब हम क्रिकेट की बात करेंगे, बहुत छुट्टियां और पता नहीं क्या क्या की बातें हो गई। तो आज जी तीसरा T20 जो है पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान, वो आज होगा कार्डिफ। या तो उस मैच की छुट्टी हो सकती है, बारिश अगर हो गई तो यू वांट दैट? नहीं बस, और बाकी अगर हो गया तो हमारी दुआ है कि उसमें इंग्लैंड की छुट्टी हो। अच्छा देखिए, पहला वाला याद है ना कि बारिश हो गई थी तो मैच ही नहीं हुआ था, दूसरा भी लॉस्ट, आज तीसरा है कार्डिफ में है। वैसे तो फोरकास्ट है कि बारिश हो सकती है, तो हम चाहते हैं दो ही हमारे पास ऑप्शंस हैं, या तो बारिश हो जाए या फिर हम ही जीते। हाँ, मतलब देयर इज नो अदर वे। सिकंदर, क्या हाल है आपका? सिकंदर बख्त हमारे साथ हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह जी, अभी अब बारिश की बात करें तो आज हमें मियां नवाज शरीफ साहब का पूरे कौम को मशकूर होना चाहिए कि उन्होंने धमाका किया, वरना तो ये होता नहीं। हमारा पड़ोसी हमारे साथ क्या करता है, तो थैंक यू वेरी मच मियां साहब। नो डाउट अबाउट दैट, वी आर वेरी थैंकफुल फॉर दैट, डेफिनेटली, इसमें तो दो राय है ही नहीं। And for the rest of all those leaders and all those scientists and the teams who have worked for that। अब हमें बताइएगा कि अगर साइम नहीं किया, आपको लगता है वैसे आज, मुझे लगता है कि अगर आज मैच हुआ तो साइम प्रॉब्ली वुड नॉट बी देयर, उनकी जगह शायद उस्मान और रिजवान ओपन करें। अब्दुल्ला, मैंने एक दो कॉम्बिनेशन से बनाए थे। देखिए, हमारे जो मेन बैटिंग है ना वो 4 टॉप की है, ठीक है। फिर उसके बाद मिडिल ऑर्डर आ जाता है। मिडिल ऑर्डर में हमारे पास इफ्तिखार है, इमाद है और आजम है, 3 लड़के तो ये फिक्स हैं। उसके अलावा और कोई हमारे पास टीम में मौजूद इस वक्त नहीं है कि जिसको हम अंदर बाहर करें। वो लड़के बाहर बैठे हुए हैं, उसमें अब्बास फास्ट बॉलर है, शादाब की अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही है और नसीम शाह है। अच्छा, अब हमने ओपनर्स को क्या करना है ना, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मैं समझता हूँ या तो बाबर और रिजवान की जो पुरानी जोड़ी है उसको लेकर आ जाए, ठीक है, ताकि वो जो एक मसला चल रहा है वो खत्म हो। इसलिए कि हमने साइम को चांस दे दिया, वो कुछ नहीं कर सके। एक लड़का रह गया जिसको चांस नहीं मिला, वो है उस्मान खान, ठीक है। या तो दूसरा जो कॉम्बिनेशन मैंने बनाया है वो ये कि अगर मैं हूं तो मीटिंग में ये प्रेजेंट करता, अगर टीम मीटिंग होती कि भाई आप रिजवान और उस्मान से ओपन करा दें, ठीक है, ताकि आपने जब उस्मान को यूएई से पूरा बेचारे का फ्यूचर खत्म करके आपने मतलब यूटिलाइज तो करें, प्रूफ तो करें, मौका तो दें, राइट। हाँ, उसको मौका दें, आप उसको मौका दें। चले, रिजवान और उस्मान ओपन करें, बाबर और फखर नीचे आ जाएं, यानी कि तीसरे नंबर पे और चौथे नंबर पे। और मुल्तान के लिए भी ये दोनों करते रहे ओपन। हाँ, और या बाबर और रिजवान ओपन करें और बाबर और रिजवान और उस्मान और फखर नीचे आ जाए, यानी कि उस्मान 1 डाउन आ जाए और फखर जो है
वो चौथे नंबर पे आ जाए। उस्मान ने जो 200 किए हुए हैं PSL में, एक वन डाउन पे, एक शायद एक चौथे नंबर पे उसने जाकर किया है। तो ये एक ओपनर्स के लिए मेरे पास एक था कि वो इस तरह हो, या फिर अगर फखर तैयार हो जाए कि मैं ओपन करता हूँ तो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। मगर मैं चाहूंगा कि वो फखर नीचे आए। उसमें एक और चीज है जो मैंने रखी है कि सपोज करें कि रिजवान और उस्मान ओपन करते हैं और वो 10-12 ओवर खेल लेते हैं, तो फिर बाबर ना खेलने जाए, इसलिए कि बाबर छक्के नहीं मारते, वो स्टडी खेलते हैं। That's very वो important. ना खेलने जाए, फिर उसके बाद जो है इफ्तिखार, इमाद, आजम, जो ये मार धाड़ वाले लड़के हैं ये जाए। ठीक है, ये तो मैंने अपने टॉप ऑर्डर का एक नहीं, तो आपके इस टॉप ऑर्डर, डिड आई गेट इट राइट, आप कह रहे हैं कि अगर ये कॉम्बो रखते हैं, रिजवान और उस्मान ओपन करते हैं, तो बाबर को लाए ही ना? नहीं, क्यों ना लाए, वन डाउन खेले ना। अगर खुदा ना करे कोई ऊपर से विकेट गिर जाती है 5 ओवर में, 6 ओवर के अंदर, इसलिए कि मारधाड़ तो होती है, मारधाड़ में चांस होता है विकेट लूज करता है, तो देन बाबर आ जाए, बाबर स्टडी खेले अपना, जिस तरह खेलता है दूसरों को खिलाए, जो उसका स्टाइल है खेलने का वो अपना कंटिन्यू रखे। फिर उसके बाद 5वें नंबर पे इफ्तिखार है, इमाद है, आजम है। मगर अगर 16 ओवर हो गए और इनकी किसी की बारी नहीं आई, तो 16 ओवर या 15 ओवर हो जाए तो फिर आप आजम को भेजें, वो मार धाड़ करने पता नहीं, अब 16 ओवर तक तो नौबत शायद नहीं आती कि बगैर किसी विकेट गिरे। अब ये विकेट गिरे नहीं, उस वक्त 2 विकेटें गिरेंगी ना, फिर अब्दुल्ला 2 या 3 विकेटें गिरेंगी, तो फिर आजम की बारी। अगर 15 है फिर आजम को, इसलिए कि आजम तो का बल्ला जिस तरह चलता है वो किसी और का नहीं चलेगा, नीचे है ही नहीं आपके पास। अच्छा सिकंदर, आप जो कॉम्बो बना के ये बता रहे हैं ना, इट्स मेकिंग सेंस एंड व्हाई नॉट, एब्सोल्युटली 2 मैचेस रह गए, कोई ट्राई भी कर ले, जिस काम के लिए गए हुए हैं वो करें तो सही। अगर आप ये बैठे ये सजेशंस दे रहे हैं, तो वहां जो एक टीम पूरी गई हुई है वो ये फैसले नहीं कर रहे। हुमा, सारी बातें जो हो चुकी हैं मैं ऑलरेडी जियो पे बैठ के बोल चुका हूँ। जियो पे हर चीज हम बता देते हैं, वो लोग पता नहीं वहां पर कोई 1000 इंटरनेशनल 2000 इंटरनेशनल मैच खेले हुए लोग मौजूद हैं, रज़ाक भी है, यूसुफ भी है, वहाब रियाज भी है, ये लोग सब वहां हैं, पता नहीं ये लोग सोच ही नहीं रखते। अच्छा, अब मैं आ जाता हूँ बॉलर्स की तरफ। राइट, इब्रार को आप जरूर खिलाएं भाई, आप लेकर गए, क्यों लेकर गए एक स्पिनर को, स्पेशलिस्ट स्पिनर को, तो आपने अभी तक उसको सिर्फ 2 ही मैच खिलाए 11 में से, तो आप उसको तो खिलाएं यार। तो उसके बाद इब्रार आ जाना चाहिए, आप शादाब को थोड़ा रेस्ट दे दें, उससे बॉलिंग नहीं हो रही, हो सकता है रेस्ट लेने के बाद वो ज्यादा बेहतर हो जाए। अब आ जाते हैं फास्ट बॉलर पे, हमारे पास 3 फास्ट बॉलर हैं, शाहीन है, हारिस और हमारा जो आखिरी में वो खेला था लड़का हारिस और आमिर, ये 3 लड़के खेले थे। अब अब्बास सबसे अच्छा बॉलर है, जिसने सबसे अच्छा आउट किया, या तो उसको एकोमोडेट करें इधर, या नहीं कर सकते तो फिर हारिस को एक और मौका दें, कि इसलिए कि अभी वो इंजरी से आया तो उसको कम से कम 2-3 मैच खेलने हैं रिदम में आने के लिए। ये एक होता है स्पोर्ट्समैन के साथ। इंजरी से तो आर्चर भी आए थे वैसे। अब आप मुझे बताएं कि हमें ये लग रहा था कि साइम को बहुत मौके मिल गए, लेकिन हारिस रऊफ को नहीं लगता, तो टीम के अंदर आपको लगता है कि अभी भी सोच मौजूद है कि साइम को और मौके मिलने चाहिए? मतलब नथिंग अगेंस्ट साइम और एनीवन। अब वो टीम का मुझे नहीं पता, लड़कों का क्या है क्या नहीं है। अहमद शहजाद बिल्कुल ही मुख्तलिफ बातें कल कर रहे थे, वो तो ऐसे खतरनाक बातें कर रहे थे, तो उसका मैं जिक्र नहीं करना चाहता। तो वैसे हारिस ने क्या कहा, ये सुना सकते हैं हम जरा ब्रीफली? तो जरा सुना, ये सुन लें जरा सिकू। देखिए, समटाइम आपकी जो सी है परफॉर्मेंसेज नहीं भी आ रही होती हैं एज अ प्लेयर, बट आपको अपनी एबिलिटीज़ पे यहाँ से काफ़ी यकीन होना चाहिए। और जिस तरह के वो प्लेयर हैं, उन्होंने पास्ट में काफ़ी दफ़ा आपको मैचेस जिताए भी हुए डिफरेंट स्टेजेस में जाके, और उन पे हम कभी डाउट नहीं लेके आ सकते। और कभी भी आप, ऑब्वियसली बात है कि आप जब ऐसे प्लेयर्स को बैक करोगे और सम टाइम वो फिर एकदम सडनली अगर उनकी एक इनिंग क्लिक कर जाए और आप दोबारा आपको वो उस तरह की परफॉर्मेंसेस देना शुरू हो जाते हैं। वैसे दूसरा भी तो प्लेयर ही है ना जो बैठा हुआ है, उसको मतलब उसकी जगह काम करने के लिए। और आजम की चलें फिलहाल दे डोंट हैव अ रिप्लेसमेंट, बट साइम की रिप्लेसमेंट तो उस्मान की सूरत में मौजूद है। एक्सक्यूज मी, साइम के बारे में कह रहे हैं, साइम के लिए कह रहे हैं या शादाब के लिए कह रहे हैं? साइम के लिए, साइम एंड आजम बोथ। साइम ने तो कोई मैच ही नहीं जिताए। कौन से मैच जिताए? साइम ने तो कोई मैच नहीं जिताया। ही मस्ट बी टॉकिंग अबाउट शादाब। देखिए, शादाब कब से खेलता हुआ आ रहा है, ही मस्ट बी टॉकिंग अबाउट शादाब, ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट साइम। साइम ने कौन से मैच जिताए? वो तो कंप्लीट फेलियर चल रहा है, 9-10 मैच खेल चुका है, बिल्कुल एक मैच भी नहीं पाकिस्तान के लिए वो कुछ कर सका। ये तो शादाब के लिए कह रहा है वो, ही मस्ट बी टॉकिंग अबाउट शादाब कि जी वो इतने पुराना खेलता आ रहा है, मैचेस ये टीम सपोर्ट के लिए कह रहे थे। साइम का भी तस्करा था, शादाब का भी था, और कहीं आजम का भी तस्करा था इसमें। और फिर ये कहा
अच्छा चले, मेरे ख्याल से ये शादाब के लिए कहा है। देखिए शादाब विदाउट एनी डाउट उसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं, मगर ये हकीकत है, ये एक फैक्ट है कि वो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो रही, उसका रिदम नहीं बना हुआ, वो बॉल अच्छा नहीं कर रहा, तो टेक अ ब्रेक, कोई बात नहीं। आप क्यों नहीं खिला रहे इब्रार को, क्यों लेकर गए इब्रार को? खामा के उसकी जगह कोई और बैट्समैन लेके चले जाते जब आपने खिलाना ही नहीं था उसको। तो ये मुझे नहीं पता, तो मेरे ख्याल से इट्स अ बैड लक फॉर शादाब। The nation is taking a break today. And Shadab should also think about taking and a so break. should you and us. Thank you, Sikandar, for being with us. वापस आ रहे हैं थोड़ी देर में, छोटी सी ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। अच्छा चलें अब मौसम की बात कर लेते हैं। हालांकि मौसम एक ही चल रहा है और ज़्यादा उस पर बात करने की ज़रूरत नहीं है कि बस लिटरली नहीं लेकिन ऑलमोस्ट आग बरस रही है। बिकॉज जब टेम्परेचर बहुत से शहरों में 50 क्रॉस कर चुका हो तो फिर आप क्या उम्मीद रख सकते हैं। वी डोंट वांट टू पुट यू डाउन और एनीथिंग, खासतौर पे आज तो आप छुट्टी मना रहे हैं। और जो नोटोरियसली गर्म तरीन इलाके हैं जैसे सिब्बी हो गया, जैकबाबाद हो गया, लाड़काना हो गया, ये वहाँ पे तो बस इंसैनिटी लेवल ऑफ गर्मी, मतलब लोग जल भुन रहे हैं। That's right. So जैकबाबाद में क्या सूरत हाल है, आज क्या मौसम रहेगा, वैसे ओवरऑल क्या सिचुएशन है? हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, वो बता रहे हैं। जी सर, मैं जैकबाबाद के मुस्तफा रोड पर मौजूद हूँ। जैकबाबाद एशिया का दूसरा गर्म तरीन शहर है और यहाँ पर गर्मी की दर्जे हरारत गुज़िश्ता रोज 53 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड की गई है और दिन ब दिन पारा जो है बढ़ता जा रहा है और शहरी जो है घरों तक महदूद होकर रह गए हैं। कारोबार ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर मुतासर हो गया है। शहर की तमाम बाजारें, कई बाजार, शाह भिटाई बाजार, कायदे आज़म रोड, टावर रोड, जितने भी इलाके हैं दोपहर 11 बजे के बाद शाम 5 बजे तक वीरानी का मंजर पेश करते हैं। कारोबारी हजरात बिल्कुल फारिग बैठे होते हैं और डॉक्टरों ने भी ये शहरियों को मशवरा दिया है कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और जितना हो सके गैर ज़रूरी घरों से ना निकले। दूसरी जानिब डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया, MPA शेखावाद, शेरमन बुगेरी, MNA पीर एजाज जखरानी की जानिब से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है यहाँ पे पानी के स्टॉल लगाए गए हैं। मुफ्त पानी जो है शहरियों को फराहम किया जा रहा है। घड़ी घरों में मीर मुमताज जखरानी और टुल में जो है वहाँ के MPA मुख्तलिफ जो वहाँ पे नुमाइंदे हैं उनकी जानिब से जो है गर्मी के बचाव के लिए पानी के जो है सबीलें लगाई गई हैं ताकि इस गर्मी से बचा जा सके और गर्मी में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पानी फराहम किया जा सके। जी, अगर कोई गर्म चीज स्क्रीन से निकल के आपको पता चल रहा हो ना, इवन इफ यू आर सिटिंग इन अ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, तो वो ये जगह थी, नजर आ रहा था कि आग बरस रही है। अदरवाइज जैकबाबाद जाहिर है हमने नाम सुना हुआ, इतना पुराना शहर है, इतनी ज़बरदस्त तारीख है, मगर क्या हालात हैं और क्या पस मंज़र है और क्या बाजार हैं और क्या सूरत हाल है। मतलब डज इट लुक लाइक 2024 फ्रॉम एनी एंगल? इफ यू जस्ट लुक एट जैकबाबाद। चले दूसरी जगह बदीन ले चलते हैं आपको। बदीन में हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट एजाज जई हमारे साथ हैं। वहाँ भी कोई ठीक ठाक किस्म की गर्मी पड़ रही है। ओवर टू यू एजाज। देखिए, जिला बदीन में इन दिनों पड़ने वाली शदीद गर्मी ने इलाके के रवायती मौसम को ही अक्सर तब्दील करके रख दिया है। दिन में जो दर्जा हरारत है वो 45 से 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक जहाँ पहुँचता है, जिसके सबब जिला बदीन के देही, शहरी और सारी इलाके शदीद गर्मी की लपेट में रहते हैं। शदीद गर्मी के सबब जो है सड़कें सुनसान हैं, पर ट्रैफिक की रवानी इंतहाई कम हो गई है। शहरी सरों को ढांप कर अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। ठंडे मशरूबात हैं उनकी मांग में भी इजाफा हो गया है। शहरी इलाकों में जो बिजली की लोड शेडिंग है उसका दौरानिया 12 घंटे, जबकि देही इलाकों में 15 से 16 घंटों तक जा पहुंचा है, जिसके सबब जो फ्रिजेज हैं वो कूलिंग नहीं कर रही हैं, तो बर्फ की मांग में भी इजाफा हो गया है और बर्फ की जो किल्लत है वो भी पैदा हो गई है। शहरियों का कहना है कि शहरों में जो है उनको बर्फ ही दस्तयाब नहीं कि वो ठंडा पानी पीकर जो गर्मी की शिद्दत है उसमें कमी कर सके। महकमा मौसमियात का भी कहना है कि जिला भर में जो गर्मी की शिद्दत है इसमें मजीद इजाफे का इम्कान है, तो शहरी अपने तौर पर एहतियात करें, घरों से निकलें तो सरों को ढांप कर निकलें, ज्यादा से ज्यादा पानी पिए ताकि हीट वेव से खुद को महफूज रख सकें। जी। अच्छा, बदीन में भी ठीक ठाक किस्म की गर्मी तो नजर आ रही है, लेकिन शहर की जो हम हालात देख रहे हैं सो मच बेटर देन जैकबाबाद। बदीन वो लुक लाइक कोई डेवलपमेंट, कोई काम हुआ था, कोई पैसे लगे हुए हैं उस पे। तो हैप्पी टू सी दैट Badin is better than Jacobabad. It is. It is certainly. I've been to Badin and I've
I have friends from Jacobabad and Jacobabad is in ruins. देखिए स्क्रीन पे भी आपको, मैं नहीं गई हुई दोनों जगह, लेकिन मुझे नजर आ रहा था ये है बेहतर। गर्मी वैसे बिल्कुल एक ही जैसी है हर जगह। लेट्स टेक यू टू फैसलाबाद नाउ। और पंजाब में भी कोई, अच्छा पंजाब की गर्मी और यहाँ सिंध की गर्मी में फ़र्क है, बिकॉज आई हैव पीपल जो इधर उधर होके आए हैं अभी रिसेंटली पंजाब से, दे से कि यहाँ फिर भी हवा चल जाती है तो थोड़ा सा। जो लोग हमारे दोस्त कराची लाहौर आजकल ट्रैवल कर रहे हैं वो कह रहे हैं लाहौर तो बर्दाश्त नहीं हो सकता, तप रहा है कि बिल्कुल वहाँ बर्दाश्त नहीं हो रहा। लेकिन हम आपको लेके जा रहे हैं फैसलाबाद, हमाद अहमद हमें बता रहे हैं। जी फैसलाबाद में भी शदीद गर्मी की लहर बरकरार है और दर्जा हरारत में मुसलसल इजाफा हो रहा है और 45 डिग्री सेंटीग्रेड से दर्जा हरारत जो है वो क्रॉस कर चुका है, जबकि आज भी जो दर्जा हरारत है ज़्यादा से ज़्यादा 47 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। और इस शदीद गर्मी में लोगों के मामूलात शदीद मुतासर हो रहे हैं और इस मौसम में अगरचे स्कूलों में बच्चों को छुट्टियां कर दी गई हैं, लेकिन अभी भी ताहाल जो है वो कुछ प्राइवेट स्कूल जो हैं वो खुले हुए हैं। वहाँ पर जो बच्चों को उनके इम्तहानात के लिए बुलाया जा रहा है, जिसकी वजह से उनको आने जाने में और वहाँ पर स्कूलों में मुश्किलात का सामना है। इसके साथ ही शदीद गर्मी में बिजली की बंदिश से मुश्किलात मज़ीद बढ़ जाती हैं। अगरचे जो बाकायदा तौर पर लोड शेडिंग तो नहीं की जा रही, लेकिन इसके बावजूद कोई फ़नी ख़राबी के वजह से या ट्रिपिंग की वजह से 1 से 2 घंटे के लिए बिजली दिन में बंद हो जाती है, जिसके दौरान शदीद गर्मी में लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। इसके साथ ही जो शदीद गर्मी है वो लोगों की सेहत को भी मुतासर कर रही है और जो मुतासरीन जो हैं वो मरीज बनकर अस्पतालों में भी पहुंच रहे हैं, जो मुख्तलिफ हीट वेव का शिकार हो रहे हैं लोग। इसके साथ ख़ास तौर पर बच्चे इससे मुतासिर हो रहे हैं और बच्चों में डायरिया और मोशन और दीगर इस तरह के पेट के अमराज जो हैं वो सामने आ रहे हैं और रोज़ाना की तादाद में बड़ी तादाद में बच्चे भी अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। ये है सूरत हाल फैसलाबाद में। बाकी शहरों की भी अपडेट आपको देंगे। कुछ आप अपने शहर का, अपने गाँव का अहवाल हम तक पहुँचाएँ। अगर X तक आपकी रसाई है तो IGO Pakistan TV हमारा हैंडल। We need to find another way to connect to people. वैसे by the way, there's Facebook. There's Facebook, but उस पर कमेंट हो सकते हैं और डायरेक्ट मैसेज का कोई लिखने का कोई तरीका निकालना पड़ेगा। ब्रेक के बाद मिलते हैं। अच्छा, ये इस्लामाबाद में जो हुआ है कल एक बच्चे की लाश मिली है ट्रेल से, उसके हवाले पे से हमने बात करनी है, बिकॉज ये बड़ी कोई ख़तरनाक किस्म की बात है। 3 दिन पहले आपको जल्दी से बता दें कि 15 साल तालिब इल्म, ये स्टूडेंट है, वो मारगला ट्रेल 5 पर हाइकिंग के दौरान लापता हुआ था और फिर इस्लामाबाद पुलिस ने कल एक एक्सटेंसिव किस्म का सर्च ऑपरेशन किया और उसके बाद बच्चे की लाश गहरी खाई से बरामद कर ली गई। ताहा का बैग, मोबाइल फ़ोन, पानी की बोतल, ये सब कुछ उसके साथ ही पड़ा था। और IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी ने बताया कि पहले ताहा के कपड़े और फिर लाश मिली। बच्चे के साथ क्या हुआ, बच्चे की मौत के साथ अब कई सवालात खड़े हो गए हैं। बच्चा खाई में फिसलन की वजह से गिरा या किसी ने गिराया? पुलिस का कहना है कि इन सवालात का जवाब पोस्टमार्टम से ही मिलेगा। IG इस्लामाबाद ने वालिदैन से अपील की है कि बच्चों को अकेले हाइकिंग पर ना भेजें और उन्होंने ये दावा भी किया है कि मारगला ट्रेल्स पेट्रोलिंग फोर्स अपना बेहतरीन काम कर रही है, मगर हकायक ऑब्वियसली कुछ और ही है कि बच्चा वहाँ के गुम के लाश भी मिल गई है उसकी, तो ये पेट्रोल वाले किधर थे? मतलब ये सवाल तो उठता है ना। पुलिस की जानिब से ऐलान किया गया था कि पुलिस ट्रेल पर मुसलसल पेट्रोलिंग करेगी। कुछ दिन पहले, कुछ अर्सा पहले हमने भी ये बात इधर अपने प्लेटफॉर्म पे की थी, मगर आज तक इस पर पूरी तरह अमल यकीनन नहीं हुआ। बहुत अफसोस की बात है। तो ये मनाज़िर भी आप देखिए, ये है वो पेट्रोलिंग फोर्स जिसने यहाँ पर पेट्रोलिंग करनी थी या करते हैं। ये तो इस्लामाबाद के शहरी हमें बेहतर बता सकते हैं, लेकिन इंसिडेंट तो हो गया। अच्छा, उसके बाद आपको बता दें कि ट्रेल पे एक बॉक्स भी उन्होंने लगाया हुआ है जो कि हंगामी मदद के लिए इमरजेंसी में अगर रब्ता करना हो तो वो भी है, जो कि बाय द वे काम नहीं करता। सो इट वॉज नॉट वर्किंग, वो नाकारा है। और So the box जो कि लगाया गया है राब्ता करने के लिए पुलिस से, the box doesn't work. So and the patrol force was apparently not there. अच्छा, वैसे on a very very serious note, क्या पेट्रोल फोर्स हर इंसान को एस्कॉर्ट कर सकती है ट्रेल? No, it's not possible. Obviously not. So
अगर तो कोई इंसिडेंट हुआ है बच्चे के साथ, फिर तो पेट्रोल फोर्स की एज एन इंसिडेंट के कोई उसके साथ किसी ने धक्का दिया है या कोई अव्वल तो पेट्रोलिंग फोर्स जो है वो पेट्रोल भी कर रही है कि नहीं कर रही तो ये भी नहीं हमें पता, लेकिन हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ हैं जिनको सब कुछ पता है और हमें बताएंगे। इमरजेंसी राब्ते का बॉक्स नकारा है, यस it is a very big question mark on the performance of this whole thing. Why was it not working? लेकिन at the same time हम ये एक्सपेक्ट करें कि हर इंसान जो ट्रेल पे जा रहा है उसके पीछे एक पुलिस वाला होगा, वो भी नहीं हो सकता। सो अयाज अकबर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं हमारे साथ ही। अयाज, क्या इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में मालूम हो सका है? वॉज इट एन एक्सीडेंट या कुछ और इस केस के पहलू हैं? देखिए अब्दुल्ला, हमने बड़ा इस पे अभी तक जितना हमने काम किया है, थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं कि ये 6 दोस्त थे, मैट्रिक के एग्जाम्स खत्म हुए थे और ये बच्चा जो ताहा है ये अपने पेरेंट्स का इकलौता बेटा था और बच्चे ने जिद की, हमारी की खाला से कल बात हुई थी कि कभी ये छत पे भी बच्चा अकेला नहीं गया और इस दफा उसने जिद की, पेपर्स खत्म हुए कि जी मुझे ट्रेल पे जाना है। 6 बच्चे निकलते हैं हफ्ते की सुबह ट्रेल पे, 6 के 6 जो है वो ट्रेल्स के अंदर जाते हैं, अपना जो उनका एक प्लान था। उसके बाद एक बच्चा इसमें जख्मी होता है और जब जख्मी होता है, ये गेन ट्रेल 5 सबसे इजी ट्रेल है, अगर मतलब उस पर कंपेरेटिवली रश जो है ज्यादा इसलिए होता है कि फैमिलीज बहुत ज्यादा ट्रैवल करती हैं और बड़ा सेफ एंड सिक्योर है, यानी कोई उसके अंदर कोई ऐसा गिरने के चांसेस बहुत कम है। लेकिन उसके अंदर उस ट्रेल 5 से कुछ ब्रांचेस बाहर निकलती हैं जो पहाड़ों के बीच में से बड़ी स्टीप भी है, तो जो प्रोफेशनल हाइकर्स होते हैं, हम भी कई दफा उन रस्तों पे गए हैं, जो काफी ज्यादा यूज्ड टू होते हैं और मतलब 4-5-6 दोस्त हैं जो मतलब एडल्ट्स की बात करूँ ना बच्चे, तो वो मुख्तलिफ रस्तों पे जाते हैं। ये बच्चे उसी जो एक ब्रांच वहां से निकलती है, वहां पर एक जो कंपेरेटिवली बहुत ज्यादा स्टीप भी है, हार्ड भी है और सुनसान भी है, उसके ऊपर ट्रैवल बहुत कम होता है। ये बच्चे उस तरफ गए हैं क्योंकि हुकूमत तो इस्लामाबाद से वाकिफ है, तो ये ट्रेल 5 से टूवर्ड बरीमाम की तरफ एक पहाड़ी जाती है, वहां की तरफ ये बच्चे गए हैं। तो वो वहां पर कंपेरेटिवली अगर ये सीधे जाते हैं प्रॉपर जो वॉकिंग ट्रैकिंग बना ट्रैक है, तो उस पर कई लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, पेट्रोलिंग भी हो रही है, पुलिस वाले भी कहीं ना कहीं नजर आ जाते हैं आपको, रेंजर्स है, बाकी वाइल्ड लाइफ के लोग भी कहीं ना कहीं बैठे होते हैं कि कोई सिगरेट तो नहीं पी रहा, कोई ऐसी एक्टिविटी तो नहीं हो रही। लेकिन ये बच्चों ने इंतखाब किया कि हम थोड़ा सा हार्ड रूट पे जाते हैं, जहां पर एक बच्चा जख्मी होता है तो ऊपर रेंजर्स की चौकी है। इन बच्चों ने फैसला किया कि उस एक जो बच्चे है उसके खून निकल रहा था पाँव से, तो क्यों ना इसको फर्स्ट एड दी जाए। तो फर्स्ट एड के लिए बच्चों ने कहा थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा, ताहा क्योंकि थोड़ा सा शायद आपको पता है कि अगर जो हाइकर्स ना हो और आपने अगर हाइकिंग की हो तो आपके मसल्स जो है वो काफी ज्यादा आपका साथ नहीं देते और आप थक जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं और सांस तो भी फूल जाता है, हिम्मत हारी के फूल जाता है। एग्जैक्टली। और हुमा, जब आप करते हैं कोई ऐसा काम पहली दफा तो आपकी जो पाँव के मसल्स है वो काफी शेकी हो जाते हैं। अगर आपने देखा भी होगा कि कई दफा इंसान जो अपने आप के ऊपर कंट्रोल उसका नहीं रहता, तो ताहा ने कहा कि मैं ऊपर नहीं जा सकता, तो उन्होंने कहा जी मैं नीचे जा रहा हूँ, तो आप लोग जो है वहां से नीचे आ जाए। तो ये जो 5 दोस्त है ये रेंजर्स की चौकी पे, क्योंकि एक जख्मी था उसको उन्होंने ऑब्वियसली सपोर्ट करना था, तो ये ताहा की वापसी भी उतरते हुए जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन भी हो रही है या पेरेंटली अगर हम जायजा लेंगे क्या हो सकता है, बाकी तो आपने कहा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ही पता चलेगा। तो ये ताहा की उतरते हुए इसका कंट्रोल खत्म हो गया अपनी बॉडी के ऊपर, थोड़ा सा ओवरवेट भी था ये बच्चा, उसका काफी ज्यादा अपने एज के हिसाब से ज्यादा उसका वेट था उस बच्चे का। हमने डेड बॉडी उसकी देखी भी है, बाकी पिक्चर्स वगैरह भी हमने देखी है, तो काफी ज्यादा हेल्दी बच्चा था। तो वो शायद अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख सका और स्लिप हुआ है। जब स्लिप हुआ है वो इतनी गहरी खाई है कि उस गहरी खाई में पत्थर पड़े हुए हैं बहुत ज्यादा बड़ा, तो जो अपेरेंटली लग रहा है जिस तरह बच्चे की डेड बॉडी पड़ी थी कि इस बच्चे का जो जब गिरा है तो शायद सर नीचे था, बॉडी ऊपर थी, तो शायद उसकी नेक बोन जो है वो शायद उसकी तो ये भी साथ साथ एक्सप्लेन कर दें कि पानी की बोतल, उसका बैग, मोबाइल फोन सब कुछ उसके साथ था, तो कपड़े पहले मिले और फिर लाश मिली, मतलब हमारे पास ये खबर है, ये जरा एक्सप्लेन कर दें। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, जो बच्चे ने कपड़े पहने थे उसी कपड़ों में उसकी बॉडी थी। बैग था छोटा सा जो पीछे हैंग करते हैं, उसके अंदर उसकी वाटर बॉटल थी जिसके अंदर पानी खत्म हो गया, यस बैकपैक। उसके पास उसका सेल फोन था और कुछ एक्स्ट्रा कुछ चीजें उसके पास 2-4 थी जो बैग के अंदर ही थी। तो पानी की बोतल उसकी खत्म हो चुकी थी, वो एग्जॉस्ट हो चुका था और हो सकता है कि उस वक्त वो तब उसको जब वो जख्मी हुआ है तो उसको टाइम लगा हो, बट क्योंकि वहां कोई नहीं था तो उस बच्चे ने फिर वो जाबर ना हो सका, उसको फौरी तौर पे कोई फर्स्ट एड नहीं मिली, तिबी इमदाद नहीं मिली, हॉस्पिटल नहीं, तो अपेरेंटली उसकी बैग जो हेड ये वाली बोन है
इसका को लग रहा है कि उसका नेक बोन जो है उसकी ब्रेक होने की वजह से वो बच्चा जो है उसकी बॉडी है। जो बाकी दोस्त हैं जो ऊपर चले गए थे, उनसे कुछ बात हुई है कि they never got to know about it? जख्मी हुआ, 4 जख्मी वाले दोस्त को लेके ऊपर चले गए, ये अकेला नीचे आया। एक आध वैसे दोस्त इसको भी कंपनी कर लेता तो अच्छा होता। लेकिन अब ये बता दें कि हाँ, उनसे कोई बात हुई, मतलब उनको पता लगा कि नीचे ये गिर गया है, इसकी आवाज आई, वो चीख की है, गिरने की किसी की आवाज आती है अगर तो एक ही एरिया में? नहीं, ये क्योंकि जब कहीं नीचे आया होगा, काफी नीचे आया होगा तो स्लिप हुआ है। बच्चों से इन्वेस्टिगेशन, इसके हम उम्र ही हैं सारे बच्चे, इसके दोस्त थे और वो ये समझ रहे थे कि नीचे आ चुका है। फिर जब ये नीचे आए हैं दोस्त, तो इन्होंने वहां पर जो जिस बॉक्स की आप बात कर रहे हैं, ये बॉक्स इंस्टॉल हुआ है जो डायरेक्टली कनेक्टेड है इसको, जैसे आप हेल्पलाइन, क्योंकि ट्रेन के अंदर मोबाइल सिग्नल्स काम नहीं करते, तो ये एक ऐसी हेल्पलाइन है, वायरलेस हेल्पलाइन है, जो आप फोन करते हैं तो डायरेक्ट सेफ सिटी के साथ कनेक्ट हो जाती है और आप अपना उनको मुद्दा बताते हैं कि जी हमारे दोस्त गुम हो गए, वट या मुझे कोई मसला है, तो फिर वहीं पे जो पेट्रोलिंग पोस्ट पे पुलिस है उसको फौरी तौर पर सेफ सिटी इन्फॉर्म करती है। लेकिन उस बॉक्स ने काम नहीं किया। फिर इन बच्चों ने कोशिश की, फिर इनकी मदर को कॉल की, मदर से पूछा, ये हफ्ते की शाम का वाकया है कि क्या ताहा घर आया, तो मदर ने कहा वो तो घर नहीं आया। इन्होंने फिर बच्चों ने उनकी मदर को बताया कि वो तो काफी देर पहले हमसे नीचे आ गया था, बट ये ढूंढते रहे, नहीं मिला। फिर मजबूरन की वालदा ने पुलिस को 15 पे कॉल की, फिर पुलिस थोड़ी सी हरकत में आई और फिर उसके बाद थाना सेक्रेटरी में अगवा का मुकदमा दर्ज हुआ। पहला अलार्म जो बोला है वो बच्चों ने खुद बोला है कि क्या हमारा दोस्त घर पहुंच गया कि नहीं, यानी पेरेंट्स इतने अलार्म नहीं थे क्योंकि उनको तो पता ही था कि बच्चे बाहर गए हुए हैं, दोस्तों को पता था कि वो अकेला नीचे गया। तो पहला अलार्म जो होता है एक कि वो आया है हमारा दोस्त वापस कि नहीं। दूसरी बात ये आप कंफर्म कर देना। दूसरी बात ये फिर डिस्कवर कैसे हुआ? फिर अब ऑब्वियसली खाई है, डीप है, वहां डिस्कवरी कैसे हुई कि उसकी लाश वहां पड़ी है और आइडेंटिफाई किसने किया? पहले जी यही मैं बताना चाह रहा था कि जब बच्चों ने घर पे कॉल की तो पहली कॉल चली गई कि ताहा इज मिसिंग, यानी उनको पता लगा कि फिर वो ढूंढते रहे होंगे। फिर उन्होंने पुलिस 15 पे कॉल की उनकी मदर ने, फिर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। जब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज देखी तो फुटेज के अंदर ताहा और दोस्त तो जा रहे हैं, दोस्त आ रहे हैं, और भी लोग आ रहे हैं, बट ताहा वापस नहीं आया। तो पुलिस तो शोर हो चुकी थी कि ये बच्चा ऊपर ही कहीं गुम हो गया। अक्सर यहाँ पर हमारे पास केसेस होते हैं, कोई कराची लाहौर से लोग हाइकर्स बच्चे आते हैं, फैमिलीज आती है तो गुम हो जाते हैं और शाम तक मिल भी जाते हैं। ऐसे भी हमने वाकये देखे कि सुबह गए और अगले दिन सुबह मिल गए। ऐसे भी हमने यहाँ पर वाकयात रिपोर्ट किए। और ट्रेन पे ये जो मिसिंग वाला है कि रास्ते भूल जाना, ये रूटीन का मामला है। अब जब इन्होंने ढूंढना शुरू किया, देखें हफ्ते की शाम को मिसिंग है, पूरी रात इन्होंने पुलिस ने देखा, उनको नहीं मिला। रात ऑब्वियसली बड़ा मुश्किल था। फिर संडे का पूरा दिन गुजरा, फिर संडे की रात भी गुजरी। फिर सुबह 4:30 बजे इन्होंने ऑपरेशन शुरू किया, जिसमें वाइल्ड लाइफ के लोग थे और 2 यहाँ लोकल हाइकर्स हैं इस्लामाबाद के, जो इस ट्रेल को बड़े अच्छी तरीके से समझते हैं, उनको भी इन्वॉल्व किया गया। फिर इसके अंदर बाकी भी रेस्क्यू टीमें थी, रेंजर्स थी, बाकी भी जो फॉरेस्ट के लोग थे वो भी थे। फिर इन्होंने एक एरिया डिफाइन किया कि इस तरीके से हम जाते हैं कि ताकि पूरा एरिया कवर हो। तो काफी लोगों ने इसके अंदर जब हिस्सा लिया तो सुबह 6:30 बजे जो वाइल्ड लाइफ के एहलकार थे बिमा, वो जो 2 लोकल हाइकर्स थे, उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि वहां पर कोई लाश पड़ी हुई है। फिर उसके बाद पुलिस के नीचे इनके जो मामू है इस बच्चे के ताहा के, वो साथ ट्रैवल कर रहे थे, उनको ऊपर बुलाया गया, उनको दिखाया गया, क्योंकि बड़ी मुश्किल से उस खाई तक ये पहुंचे हैं। पहले तो वीडियो बना के एक पुलिस वाला गया, उसने फिर इनके मामू को दिखाई तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल होलिया तो ये है। फिर उन्होंने कोशिश करके कि ये आइडेंटिफाई हो जाए, तो फिर मामू को भी उस जगह तक लेके गए। फिर उसके बाद जब ये लाश मिली तो ये कल तकरीबन शाम को 4:30 सवा 4 के दरमियान ये लाश जो है नीचे आई, बड़ी मुश्किल से आई। पहले हेलीकॉप्टर तक बात की कि इसको लिफ्ट करते हैं, वो भी नहीं हो पा रहा। तकलीफ दे ये डिटेल्स सुनने में भी हैं यार, मतलब इट्स वेरी ट्रैजिक और बिल्कुल वी विल ऑब्वियसली नॉट लुक इनटू, इस वक्त इनिशियली पोस्टमार्टम वगैरह भी होना है, तो वी विल नॉट स्पेकुलेट कि क्या हुआ होगा। लेकिन एक बात तो तय है, ये ट्रेल्स दे सीम वेरी इजी कि आप आराम से ऊपर नीचे जाके आ जाएं। कुछ ईजियर भी हैं, कुछ ज़रा टफर भी हैं, लेकिन इनके अंदर इतनी, जिनको कहते हैं ना पगडंडियां, इतने और रूट्स हैं कि अगर थोड़ा सा भी आप इधर उधर हो तो यू कैन गेट लॉस्ट। और वो इतनी स्मूथ नहीं होती कि आपको आगे जाकर पता चल जाए खाई है कि नहीं है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। इसको इतना लाइटली भी ना लिया जाए। अयाज बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग विद अस। वेरी अनफॉर्चुनेट, मतलब अकलौता बच्चा अपने माँ बाप का, और अभी एग्जाम्स खत्म हुए हैं, पहुंचा है दोस्तों के साथ। कितनी इनोसेंट सी एक चीज़ है ना कि जी हम हाइकिंग के लिए जा रहे हैं, नथिंग रॉन्ग विद दैट, लेकिन एनीथिंग कैन हैपन। फिर माँ बाप सोचते हैं कि भाई बच्चों को
नहीं जाने देना चाहिए था। इसमें ना माँ बाप का कसूर होता है, ना और बच्चों पे आप रोकथाम करें। मतलब उन्हें जीना भी है, उन्हें जिंदा भी रहना है, उन्हें घूमना भी है, वक्त भी गुजारना है। मतलब आप अपने पल्लू से बांध के तो बच्चे को नहीं रख सकते ना। यू हैव टू लेट देम गो, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू लेट देम गो आल्सो। अल्लाह मियाँ सब्र दे वालिदैन को, और तो क्या ही कहा जा सकता है इस वाक़े के बाद। अभी हम राजनपुर चलेंगे। अच्छा, हाँ, मौसम का हाल वहाँ भी शदीद गर्मी पड़ रही है, और इलियास रजा हमें बता रहे हैं व्हाट्स गोइंग ऑन राजनपुर से। पंजाब के दीगर शहरों और राजनपुर में भी गर्मी की शिद्दत में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। राजनपुर का जो दर्जा रहता है 50 सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है। महकमा मौसमियात ने यहाँ पर भी हीट वेव का अलर्ट भी जारी किया हुआ है। राजनपुर में जो इस सुबह का आगाज होता है तो गर्मी की शिद्दत पड़ना शुरू हो जाती है। 12 बजे के बाद सूरज तो सवा नेज़े पे आ जाता है। शदीद गर्मी और हबस की वजह से शहरी शदीद परेशान होते हैं, और ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से हीट वेव के हवाले से कोई भी खातर खा इंतजाम नहीं किए गए हैं यहाँ पर। और शदीद गर्मी की वजह से गैर इलाना लोड शेडिंग का सिलसिला भी जारी है। राजनपुर में शहरी इलाकों में 8 से 10 घंटे की गैर इलाना लोड शेडिंग की जा रही है, और देहात के इलाकों में 14 से 16 घंटे की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। गैर इलाना लोड शेडिंग और शदीद गर्मी की वजह से जब लोग परेशान होते हैं तो वो प्राइवेट स्विमिंग पूल और नहरों का रुख करते हैं गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए। डॉक्टर आजाद ने भी लोगों को सख्त हिदायत की कि इस मौसम में वो सर को ढांप कर निकलें और पानी का ज्यादा इस्तेमाल करें। महकमा मौसमियात के मुताबिक ये शदीद गर्मी का जो सिलसिला है राजनपुर में 5 रोज तक मजीद जारी रहेगा। जी, ये है जी स्टेट राजनपुर की। राजनपुर के वैसे बकरे भी बहुत मशहूर हैं, सो वो उनका सीज़न भी आने वाला है। अभी हम लाड़काना जाएंगे, साबिर शाह हमें बताएंगे। लाड़काना इस वक्त मुल्क के गर्म तरीन इलाकों में शामिल है। सुबह से ही झुलसा देने वाली गर्म हवाएं और आग बरसाती धूप की वजह से मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर हो चुके हैं। ज़िला लाड़काना में महकमा मौसमियात की जानिब से 50 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जे हरारत तकरीबन 3 दिन से बदस्तूर कायम है, जबकि इसमें मज़ीद इजाफे की इत्तलात भी मौसूल हो रही हैं। शदीद गर्मी की वजह से दर्जन से ज़ायद मकामात पर हीट स्ट्रोक कैंप कायम कर दिए गए हैं, जिसमें बर्फ़, ठंडा पानी और ORS के अलावा दीगर अद्वियात भी रखी गई हैं, ताकि शहरियों को फौरी तौर पर हीट स्ट्रोक से बचाया जा सके। दूसरी जानिब शहर में शदीद गर्मी की वजह से मशरूबात की तलब में भी इजाफा हो गया है, और लोग लीमू पानी, गन्ने का जूस, फालसे का शरबत और साथ ही साथ सिंध के रवायती मशरूब थादल से भी मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, ताकि गर्मी का मुकाबला कर सके। गर्मी की ये लहर आइंदा चंद रोज़ तक जारी रहने का इम्कान है। दूसरी जानिब डॉक्टरों का कहना है कि लोग गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलें, और साथ ही साथ सर को ढांपें और पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें। जी, बहुत गर्मी है और हर जगह से हमें यही खबर मिल रही है, बट वी स्टिल वांट टू नो कि एग्जैक्टली क्या है। अच्छा जी, हमारे मसाइल तो ये हैं, और एक आलमी मसला जो हमारा मसला भी है, क्योंकि जो हो रहा है वो देखना मुश्किल है, उसके बारे में बात करना मुश्किल है, उसके बारे में सुनना मुश्किल है। इजराइल की बर्बरियत, जुल्म, गुंडागर्दी, जुल्म सितम कम नहीं हो रहा। दुनिया ने उसके सामने नाक रगड़ कर देखी, लेकिन वो बात सॉरी टू से ये बहुत से इमोशंस हैं जिसमें फ्रस्ट्रेशन भी है। ज़्यादा है बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन इसलिए है कि ये एक मुल्क है, सारी दुनिया एक तरफ और एक मुल्क एक तरफ, और उसने वो ही करना है जो उसने करना है। इट डज नॉट मैटर टू इजराइल कि दुनिया क्या कह रही है, उनके बारे में क्या समझ रही है, वो गलत कर रहे हैं। हिस्ट्री से भी वो कहते हैं ना, तारीख से इंसान कुछ सीख लेता है, लेकिन नहीं, जिसने नहीं सीखना उससे नहीं सीखना, और तस से मस्त नहीं वो हो रहे अपने हमला करने से। और अब तो बात इतनी आगे चली गई है कि जिस जगह के बारे में उनको वार्न किया जाए कि इधर तो बिल्कुल ही नहीं आपने कुछ करना, क्योंकि इधर रेफ्यूजीज हैं, जो डिस्प्लेस्ड लोग हैं, वहाँ उनके कैंप्स बनाए हुए हैं। हम रफा की बात कर रहे हैं, उन्होंने जाके उधर ही की है। आपको पता है ना कि और सेफ जोन जो करार दिए गए थे इलाके को, जहां पर बच्चे, खवातीन, फैमिलीज, खानदान जो बचने की कोशिश कर रहे थे, सो रहे हैं रात के अंधेरे में ये हमला करना, जिनको शायद लिटरली जिसको कहते हैं कि एक कयामत में से उनको 2 मिनट के लिए शायद कोई रिलीफ मिला हो कि हम अब उस जगह आ गए हैं कि जहां दुनिया कह रही है कि जी इधर तो एटलीस्ट हमला नहीं होगा, और क्या होता है। और 2 दिनों में क्या हुआ? 2 दिनों में 230 से जायद फलस्तीनी शहीद हुए हैं, और ये सिलसिला रुका नहीं है जुल्म बर्बरियत का। 7 अक्टूबर से जो ये जंग जारी है, इसमें शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 36,000 से तजावुज़ कर गई है, और ज़्यादातर बच्चे हैं। मतलब क्या ये विजुअल्स देखना मुश्किल है, क्या हम बात करें। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी अदालत की साख का पहले ही सबको अंदाज़ा था, और
उनकी कितनी चलती है, मगर खुद को सुपर पावर कहलाने वाला अमेरिका भी इसराइल को रफा पर हमले से बाज रखने में नाकाम रहा है। आप ढिठाई का एक आलम देखें कि किसी की नहीं सुननी इसराइल ने, मतलब आई एम सॉरी टू यूज दीज वर्ड्स, लेकिन अमेरिका की कोशिशें संजीदा भी नहीं है। अगर अमेरिका एक्चुअली चाहता ना होमा तो ये हमला ना होता। नहीं तो ये बहुत पहले रुक चुकी होती ना, ये बहुत पहले रुक भी चुकी होती और ये भी हमला ना होता, लेकिन अमेरिका भी नहीं चाहता कि ये सारा कुछ। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की नुमाइंदा रही अमेरिका में सफ़ीर सीनियर सफारतकार डॉक्टर मलीहा लोधी हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, आपसे हम इस इशू पे, इस टॉपिक पे बहुत बार बात कर चुके हैं और बात यही हो रही है कि अब वो लेवल आ गया है कि लगता है कि दुनिया की कोई ताकत इजराइल को अब नहीं रोक सकती और ना ही कुछ कर सकती है इस बारे में। ये एक बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग मरहला आ चुका है। क्या किया जाए? उम्मीद अभी भी हम कर सकते हैं कि कोई ऐसी चीज़ हो जाए जो कि सीज फायर की तरफ बात चली जाए, जंग बंदी की तरफ बात चली जाए। व्हाट इज गोइंग टू मेक इजराइल चेंज इट्स माइंड? पहले तो मैं ये कहूँगी कि जो हाल में अटैक हुआ है, इजराइल ने जो किया है एक कैंप पे, उसकी जितनी भी मजम्मत करे वो काफ़ी नहीं होगी। मेरा ख्याल है इस किस्म का वॉर क्राइम जो है वो मैंने तो कभी मॉडर्न तारीख में कभी नहीं सुना ऐसा, और उनके वॉर क्राइम्स ख़त्म ही नहीं होते। बार बार वो कमिट करते हैं एथनिक क्लेंजिंग, जेनोसाइड और वॉर क्राइम्स, और ये 8वां महीना है जंग का। तो इसके बावजूद कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने उनको कहा, इजराइल को, कि वो राफा में कोई फौजी कार्रवाई ना करें, लेकिन इजराइल ने, हमने देखा कि इसकी धज्जियां उड़ा दी इस ऑर्डर की, इस फैसले की। और यही कि ना उन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की सुनी और ना ही उन्होंने अमल किया यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादों पे। एक करारदाद आपको याद होगी, रमज़ान में इजराइल को कहा गया था कि रमज़ान के दौरान एक सीज फायर करें, लेकिन इजराइल ने उस पर भी अमल नहीं किया। अब मसला ये है कि आईसीजे जो है, जो कोर्ट है, उसके पास कोई इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म नहीं है, उसके पास कोई तरीक़ेकार नहीं है कि वो अपने फैसलों को किस तरह से इम्प्लीमेंट करे, अमल में लेके आए। ये जो ताकत है, ये पावर जो है, ये कैपेसिटी जो है, ये सिर्फ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के पास है। और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में आपको मालूम है वहाँ पर हमेशा एक स्टेलमेट और डेडलॉक सा रहा है, और जो रुकावट रही है जंगबंदी के लिए वो है अमेरिका। आज भी वही है, 7 महीने पहले भी वो था, और थ्रू आउट द लास्ट 7 months अमेरिका हैज़ बीन द ऑब्स्टिकल। अच्छा, अब डॉक्टर साहबा, अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी अदालत इंसाफ की रेपुटेशन तो सबके सामने ही है। किसी को कोई उम्मीद भी नहीं थी कि उनकी कोई सुनेगा या उनके फ़ैसलों से या उनके अहकामात या उनकी सजेशन से कुछ होगा। अमेरिका भी या सरसरी सी कोशिश है, कहता रहा है इसराइल को कि एटलीस्ट ये ना करो। सो अमेरिका की भी अपैरेंटली इसराइल नहीं सुन रहा है, तो उसका जो सुपर पावर होने का भरम है वो भी टूट रहा है साथ साथ। देखिए, अमेरिका जो है वो ये ज़रूर है, रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जो सदर बाइडन की इंतज़ामिया है वो इंक्रीजिंगली फ्रस्ट्रेटेड है इजराइल से, लेकिन ये भी हमें तस्लीम करना पड़ेगा कि अमेरिका ने उस किस्म का दबाव नहीं डाला। ये बात नहीं है कि अमेरिका सुपर पावर नहीं रहा, असल बात तो ये है कि उन्होंने उस किस्म का प्रेशर ही नहीं डाला, दबाव ही नहीं डाला इजराइल पे, इसलिए कि अमेरिका ही तो एक वाहिद मुल्क है जिसकी इजराइल सुनता है। तो इसके बावजूद कि हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल कानून जो है, इंटरनेशनल लॉ जो है, उसकी धज्जियां उड़ा रहा है इजराइल, उसके बावजूद अमेरिका उस किस्म का दबाव डालने को तैयार नहीं। हालांकि अमेरिका के अंदर आपको मालूम है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कैंपसेस में हो रहा है। सदर बाइडन की अपनी पार्टी जो है, डेमोक्रेटिक पार्टी, उसके अंदर जो यंग डेमोक्रेट्स हैं वो बिल्कुल खिलाफ है इजराइल के और इस जंग के बिल्कुल खिलाफ है, और वो चाहते हैं कि सीज फायर हो। सो सवाल ये नहीं है कि अमेरिका के पास पार नहीं है, अमेरिका के पास मेरा ख्याल है वो विल नहीं है कि वो इजराइल पे प्रिवेल करे। बिल्कुल, और आपने डॉक्टर साहब बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि अमेरिका चाहे और किसी को इस तरह कहे या धमकियाँ या जो चीज़ें, सैंक्शंस, देयर आर सो मेनी थिंग्स जो अमेरिका ने पूरी दुनिया के साथ किया हुआ है अपनी बात मनवाने के लिए, वो समहाउ इधर वर्क नहीं कर रहा या फिर वो उस लेवल पे जा नहीं रहे।
लेकिन अब बात यहाँ आ जाती है कि करना क्या है, बिकॉज यूज ऑफ पावर, ताकत का इस्तेमाल एक एक्सट्रीम ऑप्शन है। उसके बारे में सोचना इसलिए पड़ेगा बिकॉज और कुछ काम नहीं कर रहा है इजराइल पे। हर कुछ करके देख लिया, पूरी दुनिया एक तरफ हो गई है, बहुत कुछ बोल लिया, क्या ऑप्शंस रह गए हैं? क्या किया जाए कि इजराइल कुछ रिलीफ दे, पीछे हटे? दबाव तो बढ़ रहा है इजराइल पे। आज आप अगर देखें बैनुल-अक़वामी सतह पे तो इजराइल जो है वो बिल्कुल तनहा खड़ा है सफारती तौर पे। बल्कि आज कल तो यूरोपियन यूनियन ने भी बोलना शुरू कर दिया और ये भी कहा है यूरोपियन यूनियन ने कि इजराइल को चाहिए है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो ऑर्डर है, फैसला है, उस पर अमल करे। सो असल सवाल वहीं वापस आ जाता है कि ये अमेरिका ही करवा सकता है और अमेरिका अभी भी रुकावट है सीज फायर के लिए, जंग बंदी के लिए। जब तक अमेरिका असला भेजना बंद नहीं करेगा इजराइल को, जब तक इजराइल को अल्टीमेटम नहीं देगा और ये नहीं बताएगा कि अब ये बिल्कुल नामंजूर है जो इजराइल कर रहा है, तब तक इजराइल हमने देख ही लिया है कि इजराइल को कोई रोकने वाला ही नहीं है। इजराइल के खिलाफ जब भी कोई कार्रवाई करने की बात आती है तो अमेरिका सबसे पहले वीटो करता है। सो यार प्रेशर है, लेकिन उस तरह का प्रेशर अमेरिका की तरफ से नहीं है कि इजराइल वाकई सुने। बस वो है कि हाँ हम कहते तो रहेंगे दुनिया को दिखाने के लिए, लेकिन पीछे पीछे तुम करे जाओ। अपनी पूरी जारी रखी हुई है, साथ साथ जो उन्होंने सपोर्ट देनी है इजराइल को वो भी सारा चल रहा है। और एक लिप सर्विस जो है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, कभी कभार ये सुनने में आ जाता है जब मुल्क के अंदर से उनके बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। बट द पॉइंट ऑफ द मैटर इज 8 महीने ऑलमोस्ट इस बात को हो गए हैं। वेयर आर दे हेडिंग? कि किस नहज पे जाके रुकेंगे? करना क्या है? किस नहज वाली बात जो होती थी ना, वो नहज आके गुजर भी चुकी है। अब तो ये सिर्फ सफाया कर रहे हैं और शायद अल्लाह ना करे, लेकिन लगता यही है कि ये नस्ल कशी, ये पूरी जेनोसाइड है, पूरा ये करके ही अब दम लेंगे। ये लगना शुरू हो गया। अच्छा जी, आज यौम तकवीर तो है ही, उसकी सालगिरह मनाई जा रही है और सर्टनली मियां नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे जब पाकिस्तान ने आटमी धमाके किए। आज मियां नवाज शरीफ अपनी पार्टी की सदारत दोबारा संभाल रहे हैं, उनके लिए ये माइलस्टोन भी है। उमर चीमा सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। उमर, अब 1998 के 26 साल बाद आज का दिन बड़ा अहम है मुस्लिम लीग नून के लिए। मियां साहब दोबारा अपनी पार्टी के सदर बनने जा रहे हैं। क्या आपको लगता है इस सफ़र के दौरान, अपनी सियासत के दौरान, कभी मियां साहब मुख्तदर हलकों के करीब रहे, कभी उनके सामने खड़े नज़र आए? मार्शल लॉ भी एक लगा, मुशर्रफ का ज़माना भी देखा, बहुत कुछ देखा, और जो इस वक्त सूरत हाल है वो भी सबके सामने है। क्या सीखा होगा मियां नवाज शरीफ ने इस सारे सफ़र के दौरान? क्या तज्ज़िया है आपका? जी, आज का दिन बड़ा तारीखी है और इस दिन मियां साहब की हुकूमत ने एटमी धमाके किए थे, लेकिन वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ नहीं थे, वो तो एक तरह से इंडिया को एक पैगाम देने के लिए थे। उस दौरान मियां साहब कई मामलात में बड़े खुशकिस्मत भी साबित हुए। अ मैन ऑफ मैनी लाइव्स के कई दफ़ा हुआ कि ऐसा लगा जैसे मियां साहब राइट ऑफ हो गए हैं कि अब मियां साहब की वापसी के चांसेस नहीं हैं, लेकिन मियां साहब जो हैं वो फिर वापस आए। अभी भी वो एक बड़े नाजुक दुराहे पर खड़े हैं और उन्हें इस टाइम जो एस्टेब्लिशमेंट से भी बड़ा चैलेंज है वो इमरान खान की शक्ल में है कि मियां साहब की सियासत को एस्टेब्लिशमेंट तो ख़त्म नहीं कर सकी, लेकिन इमरान खान से मियां साहब को अपनी सियासत या सियासी मुस्तकबिल के हवाले से काफ़ी एक ख़तरा मौजूद है। अब ये जो सवाल है कि वो इस्टेब्लिशमेंट की दाएं बाएं मुख्तलिफ टाइम पर खड़े होते रहे, अब वो किधर खड़े हैं या उन्होंने क्या सीखा है? मैं ये समझता हूँ कि अभी जो मयार है मेरी नज़र में वो ये है कि हमें दाएं बाएं की बजाय एक साथ चलने की ज़रूरत है कि इस दौरान मुल्क ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है। सियासतदानों की और इस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई ने मुल्क ने सबसे ज़्यादा सफ़र किया है। तो अगर मियां साहब कोई रोल अपना प्ले कर सकते हैं तो वो ऐसा होना चाहिए कि जिसमें ये कुछ चीज़ें हम तय कर लें कि ये लड़ाइयाँ दोबारा से ना हो, बजाय इसके कि हम हालते जंग में रहें आपस में, ये लड़ाइयाँ दोबारा से ना हो कोई, ताकि मुल्क के लिए कोई मिलकर जो मुल्क को चैलेंजेस हैं उनके खिलाफ लड़ा जा सके।
अगर ऐसा हो जाए उमर तो क्या ही बात है। बहुत सारी पार्टीज़ के हेड्स को ये मिलके सोचना चाहिए कि हम मिल के काम करें और मुल्क के लिए कुछ करें, क्योंकि मुल्क एक बहुत ही प्रिकेरियस सिचुएशन में है अगर अपनी अचीवमेंट्स की तरफ ना भी देखा जाए। तो बताएं जी, आज मुस्लिम लीग नून बाकायदा मियाँ नवाज शरीफ के सुपुर्द हो जाएगी दोबारा, तो क्या आपको लगता है कि पार्टी अपनी पॉलिसी, अपने ऑपरेशंस का कोई तरीक़ेकार बदलेगी, कोई तब्दीली आएगी? क्या आप देख रहे हैं चेंजेस? कोई ऐसी बड़ी तब्दीली मुझे तो नज़र नहीं आ रही। मियाँ साहब की खामोशी से लोग बहुत सारी उम्मीदें वो बस्ता किए होते हैं जी कि मियाँ साहब जो है ना किसी टाइम भी फट सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा कोई चांस नज़र नहीं आ रहा। लेकिन उनके लिए एक ओवरऑल उनके एक सियासी मुस्तकबिल, बल्कि उनका जो एक हर चीज़ है वो दाव पर लगी हुई है। और क्या वो ऐसा कुछ सरप्राइज़ दे सकते हैं कि जिससे पता चले कि वाकई वो कोई एक एंट्री डाल रहे हैं या उससे कोई उनकी सियासत ज़िंदा हो जाएगी? अभी तो एक नीम मुर्दा हालत में है। कोई मियाँ साहब कोई इस तरह का सरप्राइज़ दें तो खुशी होगी उसके बारे में जान के कि उन्होंने कुछ सरप्राइज़ दिया है, लेकिन वो हम सब के लिए सरप्राइज़ होगा। ऐसी तवक्कुआत को बहुत ज़्यादा तवक्कुआत मेरी तो नहीं है कि उन्होंने कोई आज भी कोई बड़ा धमाका करना है। अच्छा, अब सियासी मंजरनामे की ओवरऑल बात करें तो एक इसमें अहम फरीक PTI और उसके बानी चेयरमैन भी हैं। समझ नहीं आता, मुज़ाकरात की ऑफर्स भी होती हैं, लेकिन PTI का पर्टिकुलरली जो रीसेंट मूड है बहुत ज़्यादा जारहाना नज़र आ रहा है। फिर हम अली अमीन गंडापुर की बात करें तो वो वफाकी वज़रा से मिल भी रहे हैं, कुछ सॉफ्ट भी हो जाते हैं। तो क्या है उनकी स्ट्रैटेजी? मतलब गुड कॉप बैड कॉप खेलना है, अपने कारकुन को भी खुश रखना है, मामलात भी आगे चलने हैं? क्योंकि ये पूरा सिलसिला अगर देखा जाए ना उमर, तो ये बड़ा बाइपोलर किस्म का लगता है कि एक दिन बिल्कुल ही आओ जी गले मिले और आगे बढ़े, एक दिन शक्ल नहीं देखनी एक दूसरे की। तो क्या वो रुख बदलने वाले हैं अक्सर? लेकिन अभी वो सकूत ढाका और सबको भी रेफर कर रहे हैं आजकल, आपको पता है। तहरीक इंसाफ जो है ये तदादात का मजमू है, ये एक बड़ी क्योटिक फॉर्म में रहते हैं। एक क्यास उन्होंने एक पैदा भी की हुई है, ख़ुद भी वो इसी हालत में रहते हैं और लोगों को भी क्यासराइयों में मगन रखते हैं कि वो क्या करने जा रहे हैं। जो गंडापुर हैं या दूसरे लोग वो बेमानी है सारे इमरान खान के सामने। इमरान खान ने तय करना है, लेकिन इमरान खान को ख़ुद नहीं पता वो बाज़ अपनी टर्म्स मनवाने के लिए, अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन लाने के लिए वो इतने एक्सट्रीम स्टेज पर चले जाते हैं कि जैसे मेरे ख्याल है कि जिनके साथ उन्होंने मुज़ाकरात करने हैं वो भी इसके लिए तैयार नहीं होंगे। और इमरान खान से मुज़ाकरात सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट ने नहीं करने, अपने टाइम पर जो उन्होंने जो कुछ किया बाकी ममालिक के साथ, जो उनका हुस्न सलूक था, जिनको हम अपने करीबी दोस्त कहते हैं, इवन वो भी कोई उनके लिए कोई इतने एक्साइटेड नहीं है। तो लिहाजा जो भी उनके बारे में कोई एक फ्यूचर की लाएअमल होगा तो उन ममालिक को भी इनको ज़हन में रखना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि इमरान खान जो है वो बजाते खुद भी इतने कोई एक फ्री एजेंट नहीं है। मेरा मतलब यह है कि जैसे हम ये एक तसव्वुर करते हैं कि इमरान खान जो पार्टी में हैं वो इमरान खान ही है और उनका ही फैसला हरफ-ए-आहर है, इस हद तक बात दुरुस्त है। लेकिन पार्टी में तो वो हरफ-ए-आहर हैं, आगे घर में हरफ-ए-आहर जो है ना वो बुशरा बीबी हैं। तो चूंकि उन पर उनके साथ अकीदत का भी रिश्ता है और उनको वो अपना मुर्शिद भी मानते हैं, तो बहुत सारे मामलात में वो उनकी रहनुमाई के मुख्ताज होते हैं कि बुशरा बीबी उनको क्या गाइड करती हैं। इंटरेस्टिंग, बहुत शुक्रिया आपका उमर चीमा। सो अपनी पार्टी में तो इमरान खान इज़ द डिसीजन मेकर, लेकिन अपेरेंटली इमरान खान का भी डिसीजन मेकर कोई है और वो उनकी अहलिया जिनको वो अपना मुर्शद भी मानते हैं। इतना डिनाई करने की कोशिश करते हैं पार्टी वाले भी कि खान साहब के अपने फैसले अपने होते हैं और बीबी जो है वो बिल्कुल पॉलिटिकल पर्सन नहीं है और उनका नहीं है। वेयरएज़ हर बाकी चीज़ जो है ये इसके अगेंस्ट ही बताती है कि एक्चुअली डिसीजन मेकर। अच्छा जी, ना सियासी दर्जा हरारत कम हो रहा है ना वैसे दर्जा हरारत कम हो रहा है। घोटकी में क्या मौसम रहेगा, क्या मौसम है? मलिक असलम बताए रहे। जनूबी पंजाब के ज़िला रहीमयार खान और बालाई सिंध के ज़िला घोटकी, ये सिंध पंजाब के सरहदी इलाके हैं जो इस वक्त गर्मी की शदीद लपेट में हैं और दर्जा हरारत 49 से 50 सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, जबकि जिसकी वजह से लोग और ख़ास तौर पे मजदूर तबका इंतहाई परेशान है। जबकि दूसरी जानिब शहरी इलाकों में
4 से 5 घंटे और दही इलाकों में 6 से 7 घंटे की लोड शेडिंग भी है, जिसकी वजह से बच्चे और दीगर जो है वो अफराद जो है खासतौर पे घरों में ही रह रहे हैं ताकि शदीद गर्मी से जो है वो बचा जा सके। इसके अलावा जो शहरी इलाके हैं जिसमें लियाकतपुर, सादकाबाद, खानपुर, रहीम यार खान शदीद गर्मी की लपेट में हैं, जबकि सिंध के इलाके घोटकी, डहरकी, उबाड़ो, मीरपुर माथेलो, खानपुर महर ये सेम सूरत हाल है और लोग परेशान हैं। गर्मी और हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट जो है बेचारे खड़े भी बिल्कुल धूप में होते हैं ना, ताकि आपको अच्छी तरह अंदाज़ा हो सके कि वहाँ क्या चल रहा है। तो इट्स वेरी हॉट। हैदराबाद चलते हैं, अली नईम हमें बता रहे हैं। जी बिल्कुल, हैदराबाद इन दिनों शदीद गर्मी की लपेट में है। सूरज आग बरसा रहा है और हैदराबाद के अंदर दर्जा हरारत 46 से 47 डिग्री सेंटीग्रेड को छू रहा है, जबकि गर्मी जो महसूस की जा रही है वो 49 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड की है। इस शदीद तरीन गर्मी के मौसम में हैदराबाद के अंदर बिजली की एलानिया और गैर एलानिया तवील लोड शेडिंग का सिलसिला भी जारी है, जिसकी वजह से शहरियों को इंतहाई परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई इलाकों के अंदर बिजली की तवील बंदिश के सबब पानी की किल्लत का भी सामना करना पड़ रहा है लोगों को। लोगों के कारोबार मुतासिर हो रहे हैं और जो लोग घरों के अंदर हैं, जो खवातीन हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं और अस्पतालों के अंदर जेर इलाज मरीज हैं, उन सबको ही इंतहाई अजियतनाक सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। एस्को की जानिब से बिजली की लोड शेडिंग का जो दौरानिया है वो एस्को तर्जुमान के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा 12 घंटे और लाइन लॉसेस की बुनियाद पर यह बिजली की लोड शेडिंग की जा रही है। शहरियों का मुतालबा है कि इस क़यामत खेज़ गर्मी के अंदर बिजली की लोड शेडिंग को और गैर एलानिया लोड शेडिंग को कम किया जाए ताकि शहरियों को कुछ रिलीफ मिल सके। जी थैंक यू अली नईम। सो गर्मी तो है, कुछ डिफरेंस नहीं है, हर जगह लगता है एक ही चीज़ चल रही है। एंड ऑफ कोर्स ऐसा अच्छा, वैसे आम जो है ना बेहतर आना शुरू हो गए हैं गर्मी से, मुझे याद आता है। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल मैंने खाए हैं और अब मैं लाया था और दे गुड। द ओनली वो जो एक खुशी होती है ना इतनी गर्मी में, कोई फायदा तो खरीदना शुरू करते हैं। सो तरबूज से कुछ ब्रेक लें थोड़ी देर के लिए। आई लव तरबूज। ब्रेक लें। वेलकम बैक जी। और मुल्क में गुज़श्ता 5 बरसों में जहां हर शय की कीमतों में बेपनाह इजाफा हुआ है, वहीं अद्वियात जो दवाएं हमें चाहिए होती हैं उनकी कीमतें भी बढ़ गई हैं। डॉलर रुपी पैरिटी का मसला था, जो इंपोर्ट कर रहे थे रॉ मटेरियल्स वो महंगे आ रहे थे। कुछ दवाइयाँ तो ऐसी हैं जिनकी कीमतों में 500 गुना इजाफा हुआ है। 500 गुना, अंदाजा करें। मतलब उसकी भी ये नहीं है कि कोई लिमिट हो ना कि इतना महंगा हो सकता है कि नहीं। देयर इज नो लिमिट, जिसने जहाँ लेके जाना है वहाँ तक ले जाओ। जो इंडिपेंडेंट अपनी कीमतें तय करने का इख्तियार है वो भी बहुत सारे गरीब लोगों से अद्वियात को दूर ले गया है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट इख्तियार एज एन आज़ादाना इख्तियार जो है दवाओं की कीमतें तय करने का, उससे भी बहुत से मसाइल पैदा हुए हैं। इफ दैट वाज नॉट इनफ तो हुकूमत ये सोच रही है कि दवाओं पर सेल्स टैक्स लगा दिया जाए। तो अब सेल्स टैक्स अगर लग गया तो आप सोच ही लें कि अब कीमतें जो हैं वो आसमान को छुएंगी। और दूसरी जानिब आपको बता दें कि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने एक बार फिर फार्मास्यूटिकल कंपनियों और दरामद जो करते हैं इंपोर्ट, उनको 2 हफ्तों में मकामी और दरामदशुदा अद्वियात पर बार कोड लगाने की हिदायत भी की है। और जब ऐसा हो रहा हो तो फिर डेफिनेटली चीजें ऊपर जाने वाली हैं। बार कोड तो लगने ही चाहिए। वैसे वो तो हो ही but not for the reason that we are going to make everything expensive. Not for the reason, but there should be a record of what is coming in and going. लेकिन साथ ही सेल्स टैक्स, साथ ही बारकोड तो वैसे ही हो जाना जरूरी होती हैं क्योंकि ताकि जाली अद्वियात को किसी तरह रोका जा सके, बिकॉज वो भी एक बहुत बड़ा फिनोमेना है, वो एक बहुत बड़ा धंधा है, उससे बहुत लोगों की जान जा रही है। लेकिन हम ये ऑन अ क्लॉक क्यों रखते हैं जी? 2 हफ्ते में सब कुछ कर लो। आपको इतना लेट याद आए कि इतनी इंपॉर्टेंट चीज जो दुनिया अजल से कर रही है वो करने का आपको अब याद आए, और ऊपर से प्रेशर भी डालें कि 2 हफ्ते के अंदर करना है। और माशाल्लाह हर चीज पे लागत बढ़ने की धमकी होती है ना, कि अगर हम बारकोड प्रिंट करेंगे तो उससे हमारी लागत बढ़ जाएगी। मतलब बारकोड तो इन एनी केस आपको प्रिंट करना चाहिए था। ये तो शर्म का मकाम है वैसे दवा साज कंपनियों के लिए भी। अच्छा चलें यही पूछ लेते हैं, ये बारकोड वाली बात से स्टार्ट करते हैं। नुमाइंदा द न्यूज़ वकार भट्टी हमारे साथ हैं। वकार, ये हम बारकोड वाली भी बात कर रहे हैं, सेल्स टैक्स की भी बात कर रहे हैं, लेकिन 2 हफ्तों का टाइम फ्रेम दे देना और फिर ये ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी की तरफ से ये इन्फोर्स करना कि ये बारकोड लगाना ज़रूरी है। ज़रूरत तो हमें समझ आ गई है, थोड़ा सा वो भी बता दें बैकग्राउंड, लेकिन इतना सडनली ये चीज़ें कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि होंगी? जी देखें, ड्रैब जो है वो बार बार फार्मास्यूटिकल कंपनीज और इम्पोर्टर्स को कह रही है कि वो अद्वियात के पैक्स पर
बॉक्सेस पर बारकोड लगाए। इसकी बुनियादी वजह यह है कि मार्केट में इस वक्त जो जाली अद्वियात की भरमार है, काउंटरफीट प्रोडक्ट्स हैं जो कि जाली बनाई जा रही हैं मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में। तो बारकोडिंग का एक मकसद तो यह है कि उन जाली अद्वियात की रोकथाम की जा सके और जो रिटेलर्स हैं उनको भी पता हो और जो ख़रीदार हैं उनको भी पता हो कि जो अद्वियात वो ख़रीद रहे हैं वो जेन्युइन अद्वियात हैं, और वो अपने मोबाइल फ़ोन से उनको स्कैन करके मालूम कर सकते हैं कि वो दवा जाली है या असली है। इसलिए बार कोड की अहमियत को बार बार उजागर किया जा रहा है और ड्राइव बार बार कह रही है। ठीक है, तो अच्छा, अब ये मौक़िफ़ आया कि जी बारकोड लगाना मुमकिन नहीं है, लगेगा तो लागत बढ़ेगी। मतलब कितनी कीमत बढ़ जाएगी? जो कॉस्ट बढ़ने की बात की जा रही है, ये कितना महंगा काम है एक बारकोड उसी डब्बे के ऊपर प्रिंट करना? जी देखिए, अगर ये बारकोडिंग जो बारकोड प्रिंटिंग है, इसके लिए एक कंप्लीट उन्हें प्रिंटिंग नई प्रिंटिंग मशीन्स की ज़रूरत है, एक नए मैकेनिज़्म की ज़रूरत है जो कि वो इंपोर्ट करेंगे। उसके बाद हर पैक पर जो बारकोड प्रिंट होगा तो उसकी इंक की कॉस्ट भी है, उस पर ह्यूमन कॉस्ट भी आएगी, HR की कॉस्ट भी आएगी। तो ये बहुत सारी कॉस्ट है जो कि मिला के ये जो कंपनीज हैं ये पास ऑन करेंगी टू द जो बायर हैं उनको, जो ख़रीदार हैं उनको पास ऑन की जाएगी। अब ये कॉस्ट कितनी होती है इसका सही अंदाज़ा लगाना तो शायद मुमकिन ना हो, लेकिन मेरा अंदाज़ा ये है कि जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें तकरीबन 5 से 10 रुपये पर पैक जो है वो बारकोडिंग की जो कॉस्ट है उसकी वजह से कीमत बढ़ जाएगी। अच्छा, अब ये बारकोड वाले मामले से खौफजदा हुए हैं कि इससे लागत ऊपर चली जाएगी। दूसरी तरफ हुकूमत जो है वो सेल्स टैक्स लगाने की भी तैयारी कर रही है। कोई आप रफ एस्टिमेट दे सकते हैं, कोई आपका अंदाज़ा है कि कीमतें कितनी ऊपर जा सकती हैं, कितने % लेट सपोज? जी देखिए, इस हवाले से हमें इतलात मिली हैं कि हुकूमत IMF की रिकमेंडेशन पे दबाव पर अद्वियात पर सेल्स टैक्स लगाना चाह रही है। अब वो सेल्स टैक्स कितना होगा? कुछ लोग कह रहे हैं कि वो 10% तक हो सकता है, कुछ लोग कह रहे हैं कि 18% तक हो सकता है। तो अगर सेल्स टैक्स लगता है तो प्रोड्यूसर जो है वो पास ऑन करेगा उस सेल्स टैक्स को आम आदमी तक। तो जो ख़रीदार हैं उनके लिए जो है वो बड़ी मुश्किलात पेश आएंगी। इस वक्त जो है वो दुनिया में कहीं भी हमारे ख़ित्ते में, इंडिया और बांग्लादेश में अद्वियात पर सेल्स टैक्स नहीं लिया जाता, लेकिन अगर पाकिस्तान में ये लिया जाएगा तो अगर 10% लिया जाता है तो 10% कीमत बढ़ जाएगी, और अगर 18% लगाया जाता है तो 18% कीमत बढ़ जाएगी। तो अभी तो हमारी तो और जो राइट ग्रुप्स हैं उनका तो यही कहना है कि ये ना लगाया जाए, मैन्युफैक्चरर्स भी चाहते हैं ना लगे, ताकि मौजूदा जो महंगाई की सूरत हाल है उसमें आवाम को अद्वियात जो हैं वो थोड़ी बेहतर कीमत पे मिल सके। दूसरी तरफ ये भी है कि इस वक्त प्राइसेस डीरेगुलेट हो गई हैं, कंपनीज अपनी मर्जी से अद्वियात की कीमतें बढ़ा रही हैं। इन हालात में अगर सेल्स टैक्स लगता है तो ये अद्वियात को आम आवाम की पहुंच से दूर कर देगा। ओके, थैंक यू फॉर द इंफॉर्मेशन। तो प्राइसेस डीरेगुलेट हुई हैं जो कि बड़ा मुतालबा था फार्मास्यूटिकल्स का, तो आप कह रहे हैं बारकोड पर बहुत पैसे आएंगे। So वैसे in any case आप you need to also one has to invest in their business. Consider this as an investment in your business because this had to be done sooner or later. You should have also like done. अच्छा, टाइम कम रह गया ज़रा, और आपको मौसम के हालात जो कि पता ही है कि क्या है, लेकिन एक और दफ़ा आपको दिखा दें। नवाब शाह से हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट अनवर शेख बता रहे हैं। जी, नवाब शाह इन दिनों शदीद गर्मी की लपेट में और पारा 51 डिग्री सेंटीग्रेड को छू रहा है। सूरज की पहली किरण के साथ शुरू होने वाली गर्मी दिन ढले तक जारी रहती है। गर्मी की वजह से लोग सायादार दरख्तों तले बैठकर और ठंडे मशरूबात पीकर गर्मी की शिद्दत और हिद्दत को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। दिन भर लू चलने की वजह से बाज़ारों और सड़कों पर सन्नाटा और ट्रैफिक मामूल से कम है, जबकि लू लगने के मरीज बड़ी तादाद में पीपल्स मेडिकल अस्पताल और दीगर प्राइवेट सेंटरों पर लाए जा रहे हैं। हेस्को की जानिब से बिजली की घंटों लोड शेडिंग की वजह से भी आवाम परेशान है। लोगों का यह कहना है कि शहरी इलाकों में 12 से 16 घंटे जबकि देही इलाकों में 16 से 20 घंटे बिजली बंद रहना मामूल हो गया है। जुल्म है जब 12 से 16 घंटे बिजली ही ना हो। We're going to see you tomorrow. Bye.